नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं हम आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम विजन आईएएस के पीटी 365 का जो एनवायरनमेंट सेक्शन है बचा हुआ है उसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और टुडे वी आर गोइंग टू कवर द ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज एंड सम मिसलेनियस टॉपिक एज वेल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये टॉपिक जो कि आसान है वैसे, बट क्वेश्चन इससे ज़्यादा आते हैं। आप अगर पीवाईक्यू को देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन सबसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो बेटर यू शुड प्रैक्टिस द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन यूपीएससी पीवाईक्यू एज वेल। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एंड आई थिंक इतना आइडिया तो आपको होगा पीवाईक्यू के इंपॉर्टेंस को लेकर। ठीक है, सो हमारा पहला टॉपिक है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल वैसे होता है आपका कोर्ट, ठीक है। ग्रीन ट्रिब्यूनल लगा हुआ है मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैटर्स को ये हैंडल करती हैं। ओके, एंड कुछ कंटेक्स्ट है, बट कंटेक्स्ट यहाँ समझना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो एनजीटी है इट्स एन स्टेट्यूटरी बॉडी, और स्टेट्यूटरी का मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट के कहीं ना कहीं लॉज बनाकर इसे एग्जीक्यूट या फिर इसे कंस्टिट्यूट किया गया था। तो ये जो आपका एक्ट है एनजीटी एक्ट 2010, इससे ये बॉडी को कंस्टिट्यूट किया गया, दैट्स व्हाई स्टेट्यूटरी है। अब यू मे टेल मी द डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एज वेल इन द कमेंट सेक्शन। अब क्या है ना कि इनकी बेंचेज होती है, जैसे आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी बेंच होती है, लेकिन वो दिल्ली में ही सिट करती हैं, बैठती हैं। बट एनजीटी की जो बेंचेज है वो मल्टीपल लोकेशंस पर सिट करती हैं, और मुख्यतः 4 इनके अन्य बेंचेज है अपार्ट फ्रॉम द न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली तो आपका ये मेन या प्रिंसिपल बेंच कह लीजिए आप। ओके, बाकी अन्य 4 है आपका भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई। कैसे याद रखें? केबीसी पुणे करके आप याद रख सकते हैं, तो चीज़ें याद रहेंगी। बाकी कंपोजिशन आप देखिए, हेडेड बाय चेयरपर्सन, और ये चेयरपर्सन कोई मिनिस्टर सब नहीं होते हैं, ध्यान रखना है आपको। मोस्टली जुडिशियल जो बैकग्राउंड से रहते हैं वही हेड करते हैं। एंड इट इज़ गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, एंड दैट मीन्स कि इट इज़ नॉट बाउंड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एक्सेट्रा। पावर्स आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पावर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। सिविल कोड का पावर है, सिविल कोड मतलब भाई कोई अगर इन्वायरमेंटल लॉज को प्रभावित कर रहा है या फिर उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो सजा दिया जाएगा। और शो मोटो कॉग्निजेंस भी लिया जा सकता है, मतलब अपने आप से मैटर को सुना जा सकता है इनके द्वारा। कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरा कंप्लेन करे इनके पास तभी। एंड ये रिलीफ भी प्रोवाइड करवा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन एंड डैमेजेस टू द अफेक्टेड पर्सन्स। ओके, बाकी मैंडेट आप देख लीजिए, स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी सॉलिडली टू एजुकेट इन्वायरमेंटल केसेस इन द कंट्री। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ये जो आपका एनजीटी है ये ट्रिब्यूनल है, कोर्ट है, बट ये मेनली या फिर कह सकते हैं एक्सक्लूसिवली जो आपका इन्वायरमेंटल केसेस है उसको डील करते हैं। अगर आप हाई कोर्ट में जाएंगे तो आपको तरह तरह के केसेस वहाँ पर डील किया जा सकता है। इन्वायरमेंट हो सकता है या फिर आपके क्रिमिनल केसेस भी हो सकते हैं, लेकिन इन्वायरमेंटल वाला एक्सक्लूसिवली इस यहाँ पर डील होता है। ओके, बाकी आप देख सकते हैं इसके लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स दिए गए कि कौन कौन से मैटर पर ये सुनवाई कर सकते हैं। तो अगर इन सब एक्ट्स के प्रोविजंस का कोई वायलेशन करता है तब एनजीटी इन पर सुनवाई कर सकती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि एनजीटी के डोमेन में कौन कौन से जो केसेस हैं सुने जा सकते हैं, तो फिर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा बायोडाइवर्सिटी एक्ट करके या फिर पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट करके। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यू हैव टू टेक केयर। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं थोड़ा सा रिवीजन से। आप हमें बताइए कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बेंच ऑफ द एनजीटी एंड अन्य बेंच कहाँ कहाँ पर है। ट्रिक मैंने आपको बताया था। एंड क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के मैटर को ये सुन सकते हैं कि नहीं, ये आप हमें ज़रूर बताइए। ओके, बाकी आप देखिए कि अगर इनके पास कोई कंप्लेन आया तो इसका डिस्पोज करना होगा इन्हें विद इन 6 मंथ ऑफ फाइलिंग द केस। एंड हालांकि इनके जजमेंट का अपील किया जा सकता है, ठीक है। ऑर्डर्स तो बाइंडिंग होते हैं, मानना पड़ेगा, बट इनके ऑर्डर्स को अपील किया जा सकता है हायर कोर्ट में, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया भी गया है, अपील कुड बी मेड इन सुप्रीम कोर्ट विद इन 90 डेज। और बाकी ये आपको ध्यान नहीं रखना है। ओके, अब एक एक फैक्ट आपको रखना शुरू कर देंगे तो चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है हम उसी पर ध्यान दे रहे हैं। फिर देखिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। अब इस बॉडी के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ग्राउंड वाटर से रिलेटेड मैटर्स को ये देखरेख करते होंगे, रेगुलेट करते होंगे,
ठीक है। अब ग्राउंड वाटर कहते हैं किसको है भाई, जो धरती के नीचे पानी मौजूद है, और नॉर्थ इंडिया में खासकर घर घर में बोरवेल होता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसके डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी रहे। तो एक तो यह है कि ग्राउंड वाटर का असेसमेंट करने का टास्क इन्हें दिया गया है, मॉनिटर भी करने का इनको ड्यूटी दिया गया है, प्लस रेगुलेट करना, लाइक गाइडलाइंस डेवलप करना, पॉलिसी डेवलप करना, सो दैट जो ग्राउंड वाटर का यूज हो सस्टेनेबल, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो। फिर साइंटिफिक स्टडीज भी ये कंडक्ट करते हैं, दैट इज द थिंग। एंड अगर हम इनके जेनेसिस की बात करें तो शुरुआत में 1970 में इस्टेब्लिश हुआ था, ओके। और जब वो इस्टेब्लिश हुआ था तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत था ये, ठीक है। और फिर बाद में क्या हुआ, इनकी जो मिनिस्ट्री है वो चेंज हो गई। अभी ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के रूप में जाना जाता है, एंड इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो, सो यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके, केयरफुली। वैसे देखिए आप, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड aims to develop and disseminate technology, monitor, implement the national policy for management of India's groundwater resources। वही सिंपल सी बातें हो गई, ठीक है। बाकी इनके कुछ इनिशिएटिव्स भी चलते हैं। नेशनल एक्वाफायर मैपिंग मैनेजमेंट प्रोग्राम है, आर्टिफिशियल रिचार्ज प्रोजेक्ट्स है, ग्राउंड वाटर रेगुलेशंस, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बस एक बार आपको बता दिया है। रिपोर्ट और इंडस्ट्रीज की बात करें, हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया, ये कौन रिलीज करता है, तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। एंड फिर देखिए आप, एक्वाफायर मैपिंग रिपोर्ट, ये कौन रिलीज करता है, तो इन्हीं के द्वारा, ओके, ये ध्यान रखना है। तो आप हमें बताइए कि फिलहाल जो ग्राउंड वाटर बोर्ड है ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, क्या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है या फिर जल शक्ति मंत्रालय है, और क्या क्या फंक्शंस है, 4 कीवर्ड में आप हमें बता सकते हैं। सो दिस इज एंड ऑफ दिस टॉपिक, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अगला है आपका कमिटी फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। आप देखते हैं कि हर साल जब ठंड का मौसम आता है तो दिल्ली और आसपास के रीजन में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो जाते हैं, ठीक है, एंड इवन सांस लेना भी मुश्किल होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक्शन लेने के लिए भाई एक बॉडी गठित करी गई थी, ठीक है। तो उस बॉडी का ही नाम है कमिटी फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ओके। एंड ये स्टेटूटरी बॉडी है क्योंकि इसको एक्ट बनाकर इस्टेब्लिश किया गया, और एक्ट का नाम क्या है, लंबा चौड़ा है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज 2021, ओके। तो इससे पहले ना इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी हुआ करता था, तो उसी को रिप्लेस करके कमिटी फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आया है, स्टेटूटरी है, ध्यान रखना है। बाकी मैंडेट की बात करें तो वही हो गया कि जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का ये देखरेख करेंगे, कहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, एक तो एनसीआर हो गया, दिल्ली वाला रीजन, एंड एडजॉइनिंग एरियाज इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। यहाँ पर आप ट्रैप में फंस सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ध्यान रखना है एनसीआर के अलावा भी जो आसपास के सटे हुए स्टेट है ना, तो वहाँ पर भी ये लागू होता है। क्यों? क्योंकि भाई फार्मर्स वहाँ के आसपास में आप देखेंगे पराली जलाए जाते हैं, तो उसका जो पोल्यूशन है वो फिर दिल्ली में आता है, और इसका ज्योग्राफिकल रीजन है, मैंने कभी आपको बताया भी था। तो इसलिए इन पड़ोसी राज्यों में भी जो पराली की बर्निंग होती है उसको रेगुलेट करना जरूरी है, तभी जाकर दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो कंट्रोल होगी, दैट्स वाई। एंड बेटर कोऑर्डिनेशन, रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन, ये सब जो सिंपल सी बातें हैं वो तो होती है। बाकी फंक्शंस आप देखिए अन्य क्या है, स्टेटूटरी डायरेक्शंस ये रिलीज कर सकते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करवाने के लिए टू द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट का मेंशनिंग दिया गया है यहाँ पर, एंड पेनल्टीज भी इम्पोज कर सकते हैं। बाकी पेनल्टीज कितना है क्या है ये याद नहीं रखना है, ठीक है, ये भी कवर हो गया आपका। फिर चलते हैं अब हम अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वैसे सिंपल सा अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय सस्टेनेबल, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो कन्फ्यूजन हमेशा बना रहेगा। तो देखिए, एक डेवलपमेंट होता है भाई, डेवलपमेंट तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा कर भी कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, अब फॉसिल फ्यूल वाला है ना, डेवलपमेंट तो हो रहा है, एनर्जी जनरेट हो रही है, एंड कोयले बर्न किए जा रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, फिर भी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। क्यों सस्टेनेबल नहीं है? क्योंकि अभी हम
इन रिसोर्सेज का यूटिलाइज तो कर ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म में हमें इसके नेगेटिव इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पर नहीं दिखते होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा भाई, पॉल्यूशन एक्सेसिव हो जाएगा, जो कि अब जो है धीरे धीरे विजिबल हो रहा है। उसके बाद आप समझिए कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन होंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगा, जिसका इफेक्ट अभी भी दिख रहा है। तो ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए जब भी हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे, क्योंकि हमारे प्रेजेंट नीड्स को वो टैकल तो करता है, कीपिंग इन द माइंड द इंटरेस्ट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन एज वेल, कि भाई फ्यूचर जनरेशन को हम ऐसा कोई इन्वायरमेंट ना दे दे जहां हम खुद ही सस्टेन नहीं कर सकते, तो वो कहाँ से सस्टेन करेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, होप दिस इज क्लियर टू यू। तो नीड ऑफ द प्रेजेंट प्लस फ्यूचर जनरेशन के नीड भी फुलफिल हो सके, तो सिंपल सी चीज थी, बट बिना क्लियर करे हुए चीजें समझ में नहीं आती, दैट्स व्हाई आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू। चीजें आपको समझ में आई होगी फॉर श्योर। चलिए शुरुआत करते हैं अब हम अपने पहले टॉपिक से, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24। न्यूज़ में यही है कि इस रिपोर्ट को नीति आयोग ने रिलीज किया है। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, तो थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे। हालांकि यूपीएससी रिपोर्ट के फर्दर डिटेल में नहीं जाती है, जनरली ये पूछती है कि भाई पैरामीटर्स क्या इस्तेमाल किए जाते हैं रिपोर्ट रिलीज करने के लिए, प्लस कौन रिलीज करता है। यही दो ट्रेंड अभी हमने देखा है, लेकिन हु नोज, यूपीएससी कैन आस्क इन डेप्थ एज वेल, क्योंकि गवर्नमेंट रिपोर्ट है तो ट्रस्टेड होते हैं ना, तो इसीलिए पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा हम देखेंगे बस। तो देखिए, ये 4th एडिशन है रिपोर्ट का, एंड इट मेजर्स द नेशनल प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज ऑन 113 इंडिकेटर्स। क्या याद करना है? नहीं भाई, इतना कौन याद करेगा। ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट इंडिकेटर्स, कौन से राज्य क्या परफॉर्म कर रहे हैं, 0 से 100 के बीच में स्कोर दिया जाता है। और 100 का मतलब ये है कि हाँ भाई, जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स, वो स्टेट पूरा कर रहा है, अचीव कर रहा है, तो उसको 100 दिया जाएगा। लेकिन 100 किसी को मिलता नहीं, ये बात आपको पता ही होगा। ठीक है, और बाकी स्टेट को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, नो नीड टू रिमेंबर। कुछ फाइंडिंग्स आप देख सकते हैं। कंपोजिट स्कोर जो इंडिया का आया है, ओवरऑल इंडिया का, तो वो इम्प्रूव हुआ है पहले से। 2023-24 में 71 है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड सारे स्टेट्स ने इंप्रूवमेंट शो किया है ओवरऑल स्कोर में। ये पॉइंट आपको फंसा सकती है, इसलिए इसको ध्यान रखनी है। बाकी टॉप स्टेट आप देखिए, 2 राज्य जो है वो एसडीजी इंडिया इंडेक्स में टॉप किए हैं एक ही साथ, तो उत्तराखंड है और केरला है। आप देखिए, उत्तराखंड आपका नॉर्थ में हो गया और केरला आपका साउथ में हो गया। थोड़ा मैप अभी आप विजुअलाइज करिए कि केरला के आसपास कौन से जियोग्राफिकल फीचर्स, कौन सा माउंटेन है, पासेस क्या है, ठीक है, पीक क्या है, एंड नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड एरियाज क्या है। तो अगर आप एक साथ रिकॉल करेंगे होलिस्टिकली, तो इट विल बी गोइंग टू गिव यू मच बेनिफिट। उसी प्रकार से उत्तराखंड के फिजियोग्राफी और पॉलिटिकल जो एक्सपेंशन है, कौन कौन से राज्य से बॉर्डर शेयर करते हैं, इंटरनेशनल राज्य, इंटरनेशनल स्टेट से, इंटरनेशनल कंट्री से कौन कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो वो सब भी आप सोचिए। ओके, तो हाँ, उत्तराखंड से में पासेस भी हैं, तो कुछ पासेस का भी एग्जांपल आप हमें बता सकते हैं। यूटी के मामले में चंडीगढ़ है। बाकी अन्य रिपोर्ट्स जो एसडीजी से रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है, तो साथ में यहीं पर दे दिया गया है। अब देखिए, एक है आपका एसडीजी नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये रिलीज करती है इन कंसल्टेशन विद यूनाइटेड नेशन एजेंसी। सिंपल, बस इतना याद रखना है, आगे नहीं जाना। फिर देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024, ये है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024, ये वर्ल्ड के लेवल पर। अभी जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट था वो इंडिया के लेवल पर था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक और चीज आएगी आपकी, एक आएगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट अगर आएगा तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसे रिलीज करती है। और कुछ हाईलाइट आप दे सकते हैं, ऑन एवरेज ओनली 16% ऑफ द एसडीजी टारगेट जो भी है हमारे 2020 तक, तो सिर्फ 16% ही ट्रैक पर है, जो मीट हो सकते हैं, फुलफिल हो सकते हैं, अचीव हो सकते हैं बाई 2030। फिनलैंड नंबर 1 पर आता है, इंडिया का रैंक 109 है। ओके, और बाकी कौन कौन से इंडिकेटर पर ट्रैक पर है इंडिया, तो वो दिया गया है, बट देयर इज नो नीड टू रिमेंबर। ओके, बाकी अगर हम बात करें एक दूसरे रिपोर्ट की, एसडीजी रिपोर्ट 2024, तो ये आपका यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यूएन देसा, दोनों यूएन की एजेंसी है वैसे, तो थोड़ा सा सेग्रीगेशन आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर क्या है भाई, 1% बढ़ा दिया है, ओनली 17% ऑफ द एसडीजी टारगेट्स मीट होंगे। और इंडिया का स्टेटस क्या बताया गया इसमें, कौन कौन से एसडीजी में पॉजिटिव प्रोग्रेस हुआ है, मतलब चीज़ें सही चल रही हैं, अचीव किया जा सकता है अगर ऐसे चले तो एसडीजी 3 है, 4 है, 7 है, 9 है। ओके, और वैसे एसडीजी को लेकर क्वेश्चन कि एसडीजी 1 क्या है, 2 क्या है, यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है प्रीलिम्स में, बट मीन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है अगर कंक्लूजन लिखना हो या फिर कहीं बॉडी पार्ट्स में मेंशन करना हो, तो
थोड़ा सा वैसे भी याद रखेंगे तब भी सही रहेगा। तो वी हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ दिस। नाउ वी आर मूविंग टू द चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन तो नाम सुने ही होंगे और बहुत बार आपने एग्जाम्पल्स में भी यूज किया होगा, है ना, कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कैसे हमारे जो इन्वायरमेंटली अवेयर पीपल इंक्लूडिंग women participated to protest against the environmental damage due to a project। ठीक है, तो वो यहाँ से आपको दिखता है। कंटेक्स्ट क्या है वैसे, 2023 मार्क्ड द 50th एनिवर्सरी ऑफ द चिपको मूवमेंट। 50वीं एनिवर्सरी हो चुकी है। तो वैसे चिपको मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी ना, वो रेनी विलेज उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां से हुई थी। और इसके अंतर्गत क्या था, पेड़ काटे जा रहे थे गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा, तो फिर लोग जो है चिपक गए पेड़ों से कि भाई नहीं ये काटने देंगे हम पेड़, ये इन्वायरमेंट को डैमेज करेगा। ओके, एंड चिपको मूवमेंट के अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ये स्टार्ट किया गया था राजस्थान में, जो बिश्नोई कम्युनिटी रहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आजकल चर्चा में भी रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से नेचर फ्रेंडली भी माने जाते हैं। ओके, तो वहाँ हमें ओरिजिन दिखता है। बाकी अगर हम बात करें, इट वॉज लेड बाय अमृता देवी अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ देन किंग ऑफ जोधपुर। अब राजा का नाम क्या था वो जानने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड फिर इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया था। आप देख सकते हैं प्राइमरली विलेज वुमेन, और इसमें कुछ लीडर्स के नाम दिए गए, तो एक दो आप नाम याद रख सकते हैं, नॉट फॉर द प्लेन बट फॉर मीन्स। तो इससे ये दिखता है इको फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का मतलब होता है भाई वुमेन ओरिएंटेड। ठीक है, अब इको मतलब हो गया कि भाई इन्वायरमेंट के लिए जो मूवमेंट छेड़ी गई है, तो इसमें महिलाओं ने लीड किया, दैट इज कॉल्ड इको फेमिनिज्म। जैसे आप फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं, तो एग्रीकल्चर में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, तो ये कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं, फेमिनाइजेशन। अब जैसे पॉलिटिक्स में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ने लगे तो फेमिनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स अम्ब्रेला टर्म, आप किसी न किसी तरीके से जुड़ के आप लिख सकते हैं। जैसे इंक्लूसिव होता है, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव सोसाइटी, ये भी एक अम्ब्रेला टर्म है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको टर्म मिलेंगे जिसको आप नोट डाउन करके जरूर रखें। ठीक है, एंड इट इज नोन फॉर इट्स कलेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ वुमेन, ये मैंने आपको बता दिया। अन्य जो मास इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स हुए हैं वो आपके एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं, और ये एनसीईआरटी में पूरा अच्छे तरीके से मेंशन है, और इसीलिए ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी का कंटेंट है ये। साइलेंट वैली मूवमेंट 1973 में स्टार्ट हुई थी अगेंस्ट द हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम ऑन द कुंडपुझा रिवर केरला में। फिर अपीको मूवमेंट 1983 में, जो कि कर्नाटका में जो आपका वेस्टर्न घाट्स का एरिया आता है, वहाँ पर लेड किया गया था बाय पांडुरंगा हेगड़े। ओके, फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये तो फेमस है, आप जानते ही होंगे, 1985 में इसको इनिशिएट किया गया था, लेड बाय मेधा पटकार अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम विच वाज ऑन द नर्मदा, विच आर गोइंग टू कंस्ट्रक्टेड ऑन द नर्मदा रिवर। तो बहुत सारे लोगों को रिहेबिलिटेट भी किया गया था उस दौरान। यहीं पर तो होता है भाई, एक तो डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट, किसे आप चूज करना पसंद करेंगे। तो इसका आंसर वही है भाई, बैलेंस होता है कि ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो और हमारी भी ग्रोथ, तरक्की, डेवलपमेंट होते रहे, है ना। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग, SEEA। तो न्यूज में क्या है भाई, क्यों है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन्होंने इनवी स्टैट्स इंडिया 2024 इन्वायरमेंट अकाउंट्स रिलीज किया है। तो देखते हैं, तो ये जो आपका इनवी स्टैट्स है, इनवी हो गया आपका इन्वायरमेंट और स्टैट्स हो गया स्टैटिस्टिक्स। तो इन्वायरमेंट से जुड़े स्टैटिस्टिक्स, डाटा इन्फॉर्मेशन, तो इसको कंपाइल किया गया है अकॉर्डिंग्स विद द SEEA, दैट इज सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। मतलब इस फ्रेमवर्क में बताया जाता है कि ऐसे ऐसे आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करना है। ओके, और उसको कंपाइल कर दिया जाता है इनवी स्टैट्स में। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो इन्वायरमेंट के बारे में बताएंगे कि भाई क्या चेंजेज हो रहे हैं इन्वायरमेंट में और कौन कौन से फैक्टर है जो चेंज काउज कर रहे हैं। और इसमें 4 एरियाज को कवर किया गया है, लाइक एनर्जी अकाउंट्स, ओशन अकाउंट्स, सॉइल न्यूट्रिएंट इंडेक्स, बायोडाइवर्सिटी। कुछ हाइलाइट्स आप देख सकते हैं। एक तो ये कि इंडिया जो है वर्ल्ड लीडर इन एनर्जी ट्रांजिशन उभर कर निकला है। अब एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब क्या हो गया, आप फॉसिल यूज कर रहे हैं और फिर आप रिन्यूएबल्स की तरफ आ रहे हैं, तो वो हो गया ट्रांजिशन, चेंज, शिफ्ट। ओके, फिर आप देख सकते हैं around 72% increase in number and around 16% increase in area for total protected areas, ये important point है, during 2000 to 2023। तभी तो हम देख रहे हैं कि आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, ये सब घट थोड़ी ना रहे, बढ़ रहे हैं। ओके, एंड
मैंग्रोव्स का भी जो कवरेज है वो इंक्रीज हुआ है अराउंड 8% ड्यूरिंग दिस पीरियड 2013 to 2021. And when we talk about this system of environmental economic accounting, okay, तो ये इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है फॉर कंपाइलेशन ऑफ इन्वायरमेंट इकोनॉमिक अकाउंट्स, एंड ये आपको बताता है, डिस्क्राइब करता है कि इकोनॉमी और इन्वायरमेंट के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहे हैं. ओके, इन्वायरमेंटल एसेट्स लाइक कांच वृक्ष हो गए हैं, बायोडाइवर्सिटी हो गया है, उसमें क्या चेंजेज आ रहे हैं, ये सबको भी बताता है. इसके 2 साइड्स हैं, एक तो आपका SEEA सेंट्रल फ्रेमवर्क हो गया और दूसरा है आपका SEEA इकोसिस्टम अकाउंटिंग. तो जो सेंट्रल फ्रेमवर्क हो गया ये मेजर करते हैं इन्वायरमेंटल एसेट्स को, इंडिविजुअल रिसोर्सेज को, एंड जो इकोनॉमी यानी कि जो देश उसे यूज करते हैं, जैसे टिम्बर, वाटर, ये सब हम लोग यूज करते हैं ना. फिर हो गया आपका SEEA, तो ये इकोसिस्टम को मेजर करता है. सर्विसेज जो इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, बहुत सारे सर्विसेज हैं और आपने इसको पढ़ा होगा इन्वायरमेंट के टॉपिक में. आई थिंक मैंने भी आपको ऑनलाइन IAS के लेक्चर सीरीज में पढ़ाया भी था. ठीक है, जैसे रेगुलेटिंग सर्विसेज हो गया है ना, और भी 3-4 सर्विसेज आप हमें नाम बताइए वैसे अगर याद आ रहा है तो. फिर देखिए अदर इन्वायरमेंट अकाउंट्स इन इंडिया, तो एक तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत ही आते हैं, तो इसको टाक दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स एंड मेथडोलॉजी. बट एक बार ऊपर ऊपर से देखना है, उतना आपको डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते वैसे. एंड ये भी इंडिया ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन एनकेप्स. एनकेप क्या है, नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज. और ये ध्यान रखना है कि एनकेप्स जो है वो लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन UNEP एंड कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी सेक्रेटेरिएट के द्वारा 2017 में. यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. ओके, और फर्स्ट इन्वायरमेंट स्टैटिस्टिक्स रिलीज हुआ था 2018 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्थ दासगुप्ता कमेटी. तो ये कमेटी का नाम जरूर याद रखना है. वैसे अगर हम बात करें ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स की, वैसे आपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपने सुना होगा. ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स क्या होता है, तो इसमें हम मेजर करते हैं, ये एक तरीका है कि जो इकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है काउज्ड बाय द ह्यूमन इंटरवेंशंस, तो उसको इवेल्युएट करते हैं. इसके अंतर्गत 4 पिलर्स आ जाते हैं, 4 डायमेंशंस आप कह लीजिए, एयर, सॉइल, ट्री एंड वाटर. फॉर्मूला दिया गया तो फॉर्मूला में नहीं जाना है आपको, डेफिनेशन अच्छे से याद रखनी है. ठीक है, तो भाई इससे क्या पता चलता है कि ह्यूमन इंटरवेंशंस, ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, इन्वायरमेंट पर प्रेशर क्रिएट कर रही है, तो उसको क्वांटिफाई करती है ना, मतलब एक डाटा के रूप में आपको प्रोवाइड करिएगा ताकि आप आकलन कर सके. तो ये हो गया आपका. एंड उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च द ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स. ये सिंपल सी बातें हो गई, होप यू अंडरस्टूड. नाउ वी आर मूविंग टू द अल्टरनेट फ्यूल्स, एनर्जी एंड एनर्जी इफिशियंसी. ठीक है, तो देखिए हम लोग हाफ एन आवर कंप्लीट कर चुके हैं और जो भी बारीक बारीक चीज़ें हैं उसको हमने कवर किया है. तो इफ़ यू आर लाइकिंग आवर इनिशिएटिव देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. वैसे यहाँ तक आप आ गए होंगे तो जरूर आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब अल्टरनेटिव का मतलब ये होगा कि भाई जो आप ट्रेडिशनल फ्यूल सब यूज करते हैं, फॉसिल फ्यूल सब हो गया आपका, है ना, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, कोल हो, उसके जगह पर आप अल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं, रिन्यूएबल्स यूज कर रहे होंगे, वो हो गया आपका अल्टरनेटिव फ्यूल्स. ठीक है, तो इसमें हम पहले रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में देखेंगे, इंडिया में क्या पोजीशन है, स्टैंड है, कितना भारत ने हासिल किया है, उन सब के बारे में जानकारी लेते हैं क्योंकि कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके, तो अगर हम बात करें इंडिया में क्या स्टेटस है, तो आप देखिए जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, अब रिन्यूएबल एनर्जी में हाइड्रो सब भी आ जाते हैं, हाइड्रो पावर हो गए, इन टोटल इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी वो 45%. अब टोटल इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी में आपका रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों आएगा. ठीक है, तो जो शेयर हो गया है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का वो 45% है, लगभग हाफ. ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है. एंड इंडिया की तरफ से जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ना क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए, तो वहाँ पर आप ये रेफरेंस दे सकते हैं कि भाई इंडिया क्या कर रहा है. यहाँ पर करंट सिनेरियो बता रहा है कि इंडिया जो है किस दिशा में जा रहा है, सही है दिशा है या फिर अब सिर्फ भारत बातें करता है, समाधान नहीं करता है. तो यहाँ पर आप फैक्ट से सब्सटेंशिएट कर सकते हैं अपने पॉइंट को. फिर अगर हम बात करें सोर्स वाइज शेयर देखें तो सबसे ज़्यादा जो भारत रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करता है वो सोलर है. क्या ये टोटल रिन्यूएबल्स में से शेयर की बात करें तो सोलर पहले नंबर पर, विंड है दूसरे नंबर पर, फिर देखिए हाइड्रो, तो विंड और हाइड्रो में कंपटीशन चलती रहती है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बारीकी से. उसके बाद बायोमास पावर,
देन वी हैव द स्मॉल हाइड्रो पावर, देन वेस्ट टू एनर्जी। अगर लार्ज हाइड्रो पावर स्मॉल हाइड्रो पावर मिक्स कर दिया जाए तो फिर आप समझिए कि विंड जो है थर्ड नंबर पर आ जाएगा और हाइड्रो जो है सेकंड नंबर पर आ जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, एंड फिर आप देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी वो 165% से ग्रो हुई है इन द लास्ट 10 ईयर्स फ्रॉम 2014 टू 2024, क्योंकि काफ़ी तेजी से रिन्यूएबल्स को प्रमोट किया गया है। और राजस्थान टॉप्स इन द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद गुजरात भी है, और राजस्थान में आपको पता है कि जो एरिया काफ़ी ज़्यादा बैरन है, रेगिस्तान है वहाँ पर, तो प्लेयर्स को वैसे भी बिछा दिए जाते होंगे। विंड के लिए भी एक अच्छा डेस्टिनेशन होगा, क्योंकि एरिया ज़्यादा पॉपुलाइज नहीं होती है, खासकर डेजर्ट वाले रीजन में। ओके, देन इंडिया का जो रैंकिंग है वो 4th नंबर पर आता है इन टोटल रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड 4th इन विंड पावर कैपेसिटी। तो दोनों 4 है, याद रखना है। कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। ओके, एक होता है कैपेसिटी, एक होता है आपका एक्चुअल प्रोडक्शन। तो कैपेसिटी अगर 500 गीगावाट की है, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन वो तो डिमांड पर डिपेंड करती है। भाई डिमांड अगर कम है तो हम 500 नहीं प्रोड्यूस करेंगे ना, 200-300 प्रोड्यूस करेंगे। ये होता है, ये डिफरेंस इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है इन सब चीज़ों में। हालांकि आप देखिए इंडिया ओवरटुक द जापान टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर। अब देखिए यहाँ पर सोलर पावर जनरेटर के मामले में तीसरे नंबर पर है, लेकिन कैपेसिटी के मामले पर हम चौथे नंबर पर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देन वी हैव द इनिशिएटिव्स इन इंडिया लाइक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। वैसे इन सबको थोड़ा था आपको डिटेल से पढ़ना है, यहाँ पर तो एक एक लाइन में दे दिया गया है। फिर आपका PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। ओके, देन वी हैव द PM कुसुम। कुसुम जो है ये इसके अंतर्गत जो फार्म लैंड है ना, वहाँ पर सोलर पावर प्लांट्स इस्टेब्लिश करने के लिए ये योजना है। फिर है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जहाँ पर आप रूफ टॉप सोलर प्लांट्स अपने छतों पर लगा सकते हैं। टारगेट है 1 करोड़ हाउस होल्ड के घरों में लगाने का। फिर सोलर पार्क स्कीम है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। ओके, फिर रिन्यूएबल एनर्जी का क्या टारगेट है भारत का, तो एक तो ये है कि आप देखिए नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी का कैपेसिटी हमें 500 गीगावाट पहुंचाना है बाय 2030। यहाँ पर नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें आपका रिन्यूएबल भी आ जाएगा और न्यूक्लियर भी आ सकता है। ओके, फिर आप देखिए एटलीस्ट हाफ ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। ये हो गया आपका। फिर एक टर्म है आपका जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, तो इसको आपको तोड़ना पड़ेगा भाई, बड़ा बदमाश है ये, इसलिए तोड़ना पड़ेगा। एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। वैसे ट्रांजिशन मतलब शिफ्ट होना, चेंज होना फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर, जैसे नॉन रिन्यूएबल से हम रिन्यूएबल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कोल बेस्ड एनर्जी से हम विंड या फिर हाइड्रो या फिर सोलर की तरफ जा रहे हैं, तो ट्रांजिशन हो गया। जस्ट का मतलब होना चाहिए कि इंक्लूसिवनेस भी होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि भाई भारत देश है, हम एनर्जी ट्रांजिट तो कर रहे हैं, पता चला सिर्फ नॉर्थ वेस्ट में जो है पूरा रिन्यूएबल्स बिछा रहे हैं, लेकिन ईस्टर्न वाले पार्ट को कुछ भी उसका फायदा नहीं मिल रहा। इट इज नॉट जस्ट, इट विल क्रिएट रीजनल डिस्पैरिटी। ओके, सो दैट्स व्हाई जस्ट इज आल्सो इंक्लूडेड। ओके, इट शुड बी फेयर एंड इंक्लूसिव। डिसेंट वर्क अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये सब जब ट्रांजिट करेंगे तो भाई बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी भी होंगे। तो दिस शुड नॉट बी सेंट्रलाइज, है ना, डिसेंट्रलाइज इन एवरी लोकेशन सो दैट एवरीवन कैन बेनिफिट। ओके, लीविंग नो वन बिहाइंड, एंड इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय जस्ट ट्रांजिशन डिक्लेरेशन agreed at यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन स्कॉटलैंड COP26। क्या की एलिमेंट्स है? इक्विटी, इंक्लूजन, सस्टेनेबिलिटी। सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस एक शब्द में ध्यान रखना है, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, मतलब जस्ट प्लस एनर्जी प्लस ट्रांजिशन। हो गया काम खत्म। कैसे क्या इवोल्यूशन हुआ भाई, इतना हिस्ट्री में वैसे जाते नहीं है। हाँ, कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर निकलते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे COP21 जो UNFCCC की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, तो जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था वो आपका COP21 में हुआ था 2015 में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो पेरिस एग्रीमेंट है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है कि भाई जस्ट ट्रांजिशन होना चाहिए वर्कफोर्स का एंड क्वालिटी जॉब्स का। ओके, एंड फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2018 कैटोविस में हुई थी। कैटोविस कहाँ पर है वैसे आप हमें बताइए। यहाँ पे सिलेशिया डिक्लेरेशन हुआ था। क्या है भाई सिलेशिया डिक्लेरेशन? ये भी आपका जस्ट ट्रांजिशन की बात करता है, सिंपल सी बात है ये। उसके बाद है COP26 जो कि ग्लासगो में हुआ था। यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने भी जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप लॉन्च किया था। तो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप किसने लॉन्च किया? साउथ अफ्रीका में। कौन से कॉन्फ्रेंस में हुआ? COP23 ना भाई, देखिए बढ़िया से, COP26 में। ओके, देन वी हैव COP27 2022 में हुआ था, शर्म अल शेख। ये कहाँ पर, ये आप हमें बताइए। और यहाँ पर जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम लॉन्च हुआ। फिर आप देखिए COP28 दुबई में, फर्स्ट डायलॉग अंडर JTWP टुक प्लेस। COP29 कहाँ हुआ? COP30 कहाँ होने वाला है, ये आप हमें बताइए। बाकी स्टेप्स क्या लिए जा रहे हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप कहाँ पर लॉन्च हुआ है। एंड फिर देखिए रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन
विच इज फर्स्ट ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो इंडिया और यूएसए के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में हुआ था। ओके, दैट इज द थिंग। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है भाई? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, और इसके आधार पर जो फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024 है ये रिलीज किया गया। ओके, बाकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है। की फाइंडिंग्स में देख सकते हैं इंडिया का जो रैंक आया है वो है 63rd। ओके, कौन से रिपोर्ट में? फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024 रिपोर्ट में, ये ध्यान रखना है। बाकी अन्य कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सो वी हैव कवर्ड द टॉपिक। नाउ वी आर मूविंग टू ऑफशोर विंड एनर्जी। अच्छा, ऑफशोर और ऑनशोर, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक से हम लोग क्लियर करते हैं चीज़ों को। तो ऑफशोर और ऑनशोर, इसमें अंतर क्या है? जैसे यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, ये इंडिया का मैप है। अब भाई ये आपका समुद्र है, ठीक है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, और ये आपका इनलैंड है, यानी कि समुद्र से हटके हैं। जैसे यूपी की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, ओके, मध्य प्रदेश की बात कर ले। तो भाई अगर कोई प्रोजेक्ट ऑफ द कोस्ट इनिशिएट किया जाता है, ऑफशोर कहेंगे, ठीक है। ऑफशोर, शोर का मतलब ही होता है कोस्ट लाइन, ठीक है। और अगर इनलैंड किया जा रहा है तो उसको इनलैंड कहेंगे। ओके, ये चीज़ें। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? ऑफशोर विंड एनर्जी, यानी कि जो विंड एनर्जी का प्लांट हम बिछाएंगे भाई, तो ये इस रीजन में बिछेगा, ठीक है, ताकि जो मेनलैंड एरिया है, जो एग्रीकल्चर सब के लिए किए जाते हैं, अदर लैंड यूज के लिए किए जाते हैं, कम से वो बर्बाद ना हो। दैट इज द पॉइंट। एंड कॉन्टेक्स्ट यही है कि कैबिनेट ने अभी रिसेंट में अप्रूव किया है वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ दो चीज़ें आती हैं। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है, इसको समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आपने शुरुआत की और विंड प्रोजेक्ट लगाने की, और उस प्रोजेक्ट में खर्च है भाई 10 करोड़ रुपये। अब आपने 5 करोड़ खर्च किया, ठीक है, 5 करोड़ खर्च किया। आपको लगा था कि भाई 5 करोड़ में ही हो जाएगा, क्योंकि आपका आकलन था। तो अल्टीमेटली 5 करोड़ में नहीं हुआ, कॉस्ट बढ़ गया, 10 करोड़ लग रहा है। तो ये जो 5 करोड़ है वो कहाँ से आएगा? अगर नहीं आया तो फिर आपका कॉस्ट, ये प्रोजेक्ट अटक जाएगा। फिर आगे वही है कि फिर आप लोन रिपे नहीं कर सकेंगे, और ऐसे विस्कस साइकिल में फंस जाएंगे, और देश को भी नुकसान होगा क्योंकि प्रोजेक्ट आधा अधूरा होगा। तो भाई इसी गैप को फिलअप करने के लिए फिर वायबिलिटी गैप फंडिंग का कंसेप्ट आ जाता है कि ठीक है भाई 5 करोड़ ही घट रहा है ना, तो 5 करोड़ हम दे देंगे, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। तो इससे क्या होगा कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा टाइमली, तो फिर रिटर्न भी आने लगेगा। फिर धीरे धीरे जो है वो जो भी लोन है या फिर जो भी बाकी पैसे हैं वो चुकाया जा सकता है, और इससे इन्वायरमेंट को भी फायदा हो जाएगा। तो ये सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा आप। ये जनरल टर्म है, वायबिलिटी गैप फंडिंग किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी हो सकता है, नो इश्यू। ओके, बाकी आप देखिए ये जो वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम लाया गया है, इसका क्या फीचर है? तो एक तो नोडल मिनिस्ट्री इसकी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी होगी, ये ध्यान रखना है अच्छे से। और आप देखिए एम है इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ 1 गीगावाट ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स। इसको इंस्टॉल करना है कहाँ पर? देखिए गुजरात और तमिलनाडु में, वही आपको बताया। वायबिलिटी गैप फंडिंग मैंने आपको वैसे बता दिया है। ओके, कंसेप्ट ही पूछेगा, इसके ज़्यादा अंदर डिटेल नहीं जाएगा, इसलिए मैंने उतना कुछ हाईलाइट किया नहीं है। बहुत सारे डिटेल्स दिए गए हैं, बट देयर इज नो नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दैट। क्या कुछ फैक्ट्स हैं अबाउट द ऑफशोर विंड एनर्जी? तो आप देखिए मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो नोडल मिनिस्ट्री भी है इस स्कीम की, वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम की फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी। तो इनका टारगेट है कि 30 गीगावाट का ऑफशोर विंड इंस्टॉलेशन हो बाय 2030। तो 30 बाय 2030 ऐसे याद रख सकते हैं, तो याद आ जाएगा आपको 30 गीगावाट ऑफशोर अंडर द नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी। ये अच्छी बात है। हालांकि अगर कंपैरिजन की बात करें ऑफशोर और ऑनशोर की, इसको हम इनलैंड भी बोलते हैं ना, तो ये ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं कि वो बेनिफिट्स हैं ऑफशोर के, तो ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करेगा क्योंकि डिस्टर्बेंसेस नहीं रहेंगी, ज़्यादा विंड मूव करता है, सी ब्रीज लैंड ब्रिज का कंसेप्ट लगती है यहाँ पर। ओके, और लेस इंट्रूसिव, ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होते हैं, साथ के साथ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स कम होगा। लैंड एक्विजिशन का कोई रोल है नहीं कि भाई फार्मर से ज़मीन उसको एक्विजिशन करो, टाइम लगेगा, वो सब नहीं है। कुछ कमियां हैं इसकी। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जहाँ क्रिएट हुआ अब उसको इनलैंड में लेकर जाना है, तो ज़्यादा थोड़ा सा पेचीदा मामला हो जाएगा। दैट मे इंक्रीज कॉस्ट और मोर कम्प्रीहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल, और यहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होता है। बाकी ऑनशोर की बात करें, कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू द ऑफशोर, क्विकर इंस्टॉलेशन, लोअर ट्रांसमिशन लॉस, प्रूवन टेक्नोलॉजी, एंड वेयर एंड टेयर भी कम होंगे। वो तो हमेशा पानी में ही डूबा रहेगा।
कमी क्या है, नॉइज पोल्यूशन हो गया, अनप्रेडिक्टेबल विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, क्योंकि लैंड मास में तो होता है कभी एक्सट्रीम लो प्रेशर हो गया, अपने आप हवा चलने लग जाती है। अभी आप देखेंगे जो आपका कौन सा सीजन चल रहा है, पतझड़ का सीजन ना, सीजन को क्या कहते हैं, आई थिंक ऑटमन कहते हैं ना, हाँ शायद ऑटमन ही है। एक होता है स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग वाला क्या है, आप बताइए, मुझे तो कन्फ्यूजन हो रही है, यू नीड टू टेल मी। वैसे ऑटमन ही होना चाहिए, ओके इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, अदरवाइज गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज वर्स देन गिविंग नो इन्फॉर्मेशन। सो ये हो गई। नाउ वी आर मूविंग टू नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब देखिए रिन्यूएबल की रट लगा कर रखे हैं और हम ग्लोबल वार्मिंग को टेकल करना चाहते हैं, तो ऐसे में भाई हम तरह तरह के एक्सपेरिमेंट अपना रहे हैं कि भाई हमारी एनर्जी इफिशिएंसी भी बढ़ जाए और इन्वायरमेंट में जो इमिशन होते हैं वो ना हो, या फिर बाई प्रोडक्ट जो है वो ग्रीन हाउस गैस ना हो। ये सब कुछ हम प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका आ गया ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। कंटेक्स्ट क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल ने स्कीम के गाइडलाइंस रिलीज किए हैं इस मिशन के, सो दैट स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया जाए अंडर दिस मिशन। क्या की फीचर्स हैं गाइडलाइंस के, तो एक तो 200 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर, मतलब टिल द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। ऑब्जेक्टिव वही है कि भाई जो एग्जिस्टिंग टेस्टिंग फैसिलिटीज है इस मिशन के लिए, हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी में वीकनेस है, कंपोनेंट्स मिसमैच हो जाते हैं, तो वो पूरा गैप को आइडेंटिफाई करके उसको खत्म करना है। क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है ना, इस चीज़ को समझना है कि हम यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं बट रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके। हाइड्रोजन के फ्यूल के बहुत प्रकार होते हैं, ग्रे हाइड्रोजन होता है, ब्लू हाइड्रोजन होता है, ब्लू ये मैंने आपको बता दिया, और भी हम आगे देखेंगे। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती है, ठीक है। दैट्स व्हाई इतना ज़्यादा फोकस इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ है, विच इज ऑल्सो एन अल्टरनेटिव फ्यूल, ओके। स्कीम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी, भाई इतना फर्दर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, शांति से जो कुछ पॉइंट्स हैं ना जो इंपॉर्टेंट वाले, बस वही देखते हैं। क्या आउटकम्स होंगे अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा, तो कुछ टारगेट्स आप देख सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का टारगेट है कि भाई हम इस मिशन से कम 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सके, ये हो गया। उसके बाद देखिए रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ा सके, अप्रोक्सीमेटली 125 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन एडिशनली ऐड होगा इससे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ये भी है। और आप देख सकते हैं कि इस मिशन से 50 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ CO2 इमिशन ये कम होंगे, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट इधर से फुलफिल हो रही है, तो हमें उधर फॉसिल फ्यूल जलाना कम होगा तो इमिशन कम होगा, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। उसके बाद देखिए फंडिंग एंड डिस्बर्समेंट, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल है ये फंड करेंगे 100% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट फॉर गवर्नमेंट एंटिटीज एंड 70% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट फॉर नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज। व्हेन यू टॉक अबाउट द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो 2023 में से लॉन्च किया गया था, बजट याद रखने की जरूरत नहीं है। 2 फेज 1 एंड फेज 2, तो अभी देखिए फेज 1 ही चल रहा है, फेज 2 आपका 2026 से चलेगा। ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में भारत को ग्लोबल हब बनाए। की कंपोनेंट्स है, डिमांड क्रिएशन है एंड स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन हब्स भी डेवलप करने की बात है, जैसे यहाँ पर 3 पोर्ट्स के नाम दिए गए हैं, दीनदयाल, ओके, जो पहले कांडला पोर्ट हुआ करता था गुजरात में, उसके बाद पारादीप पोर्ट उड़ीसा में, फिर VO चिदम्बरम जो कि तुतिकोरिन तमिलनाडु में, ओके। बाकी कुछ कंपनी जो एक्शंस ले रही है, इनिशिएटिव्स ले रही है, आपको दिया गया है, आप एक बार पढ़ सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी देयर इज नो नीड। बाकी ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर क्या होता है कि हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से, और इलेक्ट्रोलिसिस करवाने में एनर्जी लगती है, और एनर्जी कहाँ से आ रही है आपकी, वो आ रही है रिन्यूएबल से। और इलेक्ट्रोलिसिस में हम करते क्या है, जो H2O है उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं ऑक्सीजन से, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन बचता है वो आपका ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगा। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, वो हम रिन्यूएबल का दे रहे हैं या फिर नॉन रिन्यूएबल का दे रहे हैं, उससे डिसाइड होगा कि वो ग्रीन है कि नहीं है। तो अगर रिन्यूएबल से दे रहे हैं तो आपका ग्रीन हो जाएगा, रिन्यूएबल से नहीं दे रहे हैं, दूसरे तरीके से दे रहे हैं तो आपके डिफरेंट नाम से जाने जाएंगे, यहाँ पर दिया गया है। और इसको आपको याद करके आना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मजेदार फॉलोइंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड इफ यू विल बी कंफ्यूज देन यू विल बी कंफ्यूज्ड एंड यू विल नॉट गेट द करेक्ट आंसर, क्योंकि बहुत कंफ्यूज करके ऑप्शन पूछे जाते हैं, सिर्फ बारीकी से करके जाना है। जैसे आप देखिए ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन की बात करें तो ये कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस से प्रोड्यूस किया जाता है, और इसमें जो हम एनर्जी यूज करते हैं वो कोल होता है ओनली, तो एक चीज तो क्लियर हो गई। फिर ग्रे में आप देखिए इसमें जो प्रोसेस यूज किया जाता है मीथेन रिफॉर्मेशन का, और जो सोर्स है, जो एनर्जी सोर्स यूज की जाती है वो नेचुरल गैस, तो सोर्स है आपका नेचुरल गैस, प्रोसेस है मीथेन रिफॉर्मेशन, ओके। वैसे भी मीथेन जो है आपका नेचुरल गैस के अंतर्गत आता है।
तो देखिए ब्लू हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रोसेस यूज होता है वो आपका कोल गैसिफिकेशन एंड मीथेन रिफॉर्मेशन विद कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन, ओके, CCUS। और सोर्स क्या है, फॉसिल फ्यूल। टर्क्यूज हाइड्रोजन प्रोसेस है आपका पैरोलिसिस और मीथेन यूज किया जाता है। पिंक हाइड्रोजन न्यूक्लियर एनर्जी यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। ग्रीन हाइड्रोजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस या फिर बायोमास गैसिफिकेशन। बाकी आप देखिए कुछ प्रोग्राम है बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। मैंने खुद इसे स्टडी किया था, देखा भाई उतना रेलिवेंट है नहीं, अगर एक फैक्ट पढ़ने चले गए तो याद भी तो करना है, इसलिए प्रायोरिटी आपको ध्यान देना है कि भाई जो इंपॉर्टेंट है, जो चर्चा में रहता है, जिसका सिग्निफिकेंस है बेस्ड ऑन द PYQ ट्रेंड, उस आधार से हम निकाल कर आधार निर्धारित कर दें कि हाँ भाई ये जो है क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर ये नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव द जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। अब जियोथर्मल आ गया है तो इसमें ज़्यादातर कंसेप्ट बेस्ड है और कहाँ कहाँ जियोथर्मल एनर्जी के पोटेंशियल है उसके बारे में भी बात कही गई है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट जियोथर्मल, जियो का मतलब क्या होता है भाई, वो वाला जियो नहीं, नेटवर्क वाला, GEO, जियो मतलब धरती, ये धरती मेरी माँ है, ये वाली धरती। उसके बाद थर्मल, थर्मल मतलब हीट, तो इसका मतलब ये हो कि धरती के अंदर ना हीट है। क्यों हीट है भाई, हीट इसलिए है क्योंकि नीचे मैग्मा है, दैट्स व्हाई, ओके। तो इसलिए धरती के नीचे से वो जो हीट है वो रिलीज होते रहता, तो आप कहीं कहीं देखेंगे कि भाई कुंड है, हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, तो उसके कारण वहीं से जुड़ते हैं, ठीक है। सो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी और ये रिन्यूएबल है क्योंकि ये चीज़ें खत्म तो नहीं हो रही है, ठीक है, मैग्मा तो खत्म नहीं हो रही है, वो तो धरती के नीचे जो है सो है ही, तो इसलिए इसको रिन्यूएबल माना जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। और अगर हम जियो थर्मल एनर्जी को यूटिलाइज कर पाते हैं तो हम बहुत सारी एनर्जी जो है वो मान के चलिए कि बिना इमिशन किए हुए रिलीज कर सकते हैं, ओके। तो इट विल बी हेल्पिंग टू कर्ब द ग्लोबल वार्मिंग एज वेल, बट इसकी पोटेंशियल है, बट इसको यूटिलाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा इफिशियंट नहीं है, दैट्स वाई हम उतना ज़्यादा इसमें आगे नहीं बढ़ पाए हैं, ओके। हालांकि अगर हम बात करें डिसएडवांटेज क्या है इस जियोथर्मल एनर्जी की, तो लैंड सब्सिडेंस हो सकता है, क्योंकि भाई धरती के नीचे से हमें कुछ ना कुछ एडजस्ट करके पाइप डाल के कुछ करके हमें करना पड़ेगा, तो भाई लैंड सब्सिडेंस हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज जो है वो ज़्यादा हो सकती है, टॉक्सिक केमिकल्स भी रिलीज हो सकते हैं, अन्य इश्यूज भी हैं, कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा होगा, टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी ड्यू टू द रिमोट लोकेशन। टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी मतलब जो हम खर्च कर रहे हैं भाई, टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, और जो हमें रिटर्न आ रहा है वो मार्जिन में ज़्यादा है कि नहीं है, मार्जिन कम है तो क्यों हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, है ना। इसी को तो हम सिंपली कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। जैसे भारत के द्वारा क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं 100% फाइनेंशियल सपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल टू द गवर्नमेंट या नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड अप टू 70% टू द इंडस्ट्री स्टार्टअप्स एक्सेट्रा। सिंपल है। बाकी यहाँ पर कुछ लोकेशन दिए गए हैं कहाँ कहाँ पर आपका जियो थर्मल एनर्जी दिखती है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है ये चीज़, ओके, याद नहीं करना है आपको। बाकी चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। अब हम अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन समझेंगे, कोल गैसिफिकेशन क्या है उसे भी हम देखेंगे, तो चलिए एक एक करके चलते हैं, उसके बाद हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ आएंगे, ओके। तो कंटेक्स्ट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट झारखंड में शुरू किया। क्यों झारखंड में शुरू किया होगा, क्योंकि झारखंड में कोयले मिलते हैं, धरती के अंदर कोयले हैं वहां पर, ओके। तो क्या है भाई UCG, तो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने का या प्रोड्यूस करने का तरीका है, एक्सट्रैक्ट नहीं कहेंगे, प्रोड्यूस करने का हम अच्छे से शब्द कह सकते हैं। और इसके अंतर्गत होता यह है कि जो कोल है हमारा उसको गैसिफाई कर दिया जाता है। ऐसे तो कोल आपका सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत हम कोल को गैसिफाई कर देते हैं या केमिकली कन्वर्ट कर देते हैं उसको सिन गैस में, सिन गैस, ओके। एंड इसके लिए क्या होता है ना कि एक तरफ स्टीम प्रोवाइड करते हैं, स्टीम, और दूसरी तरफ ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं, तो इसको फिर गैस में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज द सिंपल थिंग। और जो सिन गैस होता है वो मिक्सचर होता है CO प्लस H2 का, और इसमें कुछ ट्रेस अमाउंट में CO2 भी होते हैं और मीथेन भी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और ये जो आपका अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन है ये
इन सितु कंबशन है कोल ब्लॉक का टू प्रोड्यूस द यूजेबल गैस। और ये मैंने आपको बता दिया है, इंजेक्टिंग स्टीम एंड एयर या फिर ऑक्सीजन इनटू द ब्लॉक, उसको फिर इग्नाइट करते हैं ओवर टेम्परेचर 1000 सेल्सियस एंड उसके बाद सीन गैस प्रोड्यूस होता है। ओके, तो क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं इसके? इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल फीड स्टॉक, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, मैंने आपको बताया। वैसे बेनिफिट क्या है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन का? तो जो अनमिनरेबल कोल है, मतलब आप समझिए कि जो जहाँ पर कोल को एक्सट्रैक्ट करना इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा कि भाई उसको गड्ढा करो फिर कोल एक्सट्रैक्ट करो, हो सकता है वो भाई काफ़ी ज़्यादा सेस्मिक जोन में आता हो, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम यूसीजी का इस्तेमाल करते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर कम लगता है रिलेटेड टू द ट्रेडिशनल कोल माइनिंग एंड सरफेस गैसिफिकेशन। फिर आप देखिए एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो इट नीड्स लेस देन 3% ऑफ लैंड एरिया नीडेड फॉर कोल पैड मीथेन एक्सट्रैक्शन। ओके, कंसर्न्स ये है कि भाई सब्सिडेंस हो सकता है, वो तो कोल माइनिंग में भी हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो सकता है क्योंकि भाई ग्राउंड वाटर के लेयर को भी ये चीर कर जाएगा। ये सब चीज़ें हैं। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव ले रखा है कोल गैसिफिकेशन के लिए? तो वी हैव द नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन which aims to achieve coal gasification and liquefaction target of 100 metric ton of coal by 2030। मतलब 2030 तक 100 metric ton of coal का गैसिफिकेशन किया जाएगा, ये टारगेट है। बाकी आप देख सकते हैं स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कोल या लाइट गैस लिग्नाइट गैसिफिकेशन, सिंपल सी चीज़ है, बाकी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये मैंने पूरा आपको बताया। यहाँ पर देखिए तरीका भी दिया गया है यहाँ पर। ओके, ये आपका कहाँ गया, कहाँ गया भाई? हाँ, यहाँ पर देखिए कोल ब्लॉक है यहाँ पर, तो एक तरफ क्या किया जा रहा है, ऑक्सीजन और वाटर भेजा जा रहा है और फिर बहुत सारे गैसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, फिर उसको फिर सेपरेट भी किया जाता है। ओके, दैट इज द प्रोसेस। कम्प्लेक्स है बट मैंने समझाया आपको ताकि आप थोड़ा सा समझ जाए अच्छे से। नाउ वी आर मूविंग टू द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बाद हम नेचुरल फार्मिंग, नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम और फिर कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स की तरफ जाएंगे और देन ज़्यादा नहीं है, फिर ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ बातें हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस के भी कवर करेंगे। तो कोशिश वही है कि जल्द से जल्द कवर हो ताकि आपका भी थोड़ा समय बचे, नहीं तो आपको भी लग रहा होगा कि कितना डिले हो रहा है चीज़ें। तो मैंने आपको कारण बताया ही है, बट जैसे जैसे मुझे समय मिल रहा है मैं पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। अब देखिए सस्टेनेबल और एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल का मीनिंग मैंने आपको बता दिया और एग्रीकल्चर तो आप जानते हैं। तो एग्रीकल्चर जो है वो प्रेजेंट जो नीड है लोगों की, ह्यूमैनिटी की, वो तो फुलफिल करे ही और फ्यूचर के जनरेशन के भी नीड को फुलफिल करे, तो वो होता है आपका सस्टेनेबल। मान के चलिए कि अभी एग्रीकल्चर में खूब फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, कल को लैंड की क्वालिटी खत्म हो गई, खराब हो गई, तो फ्यूचर जनरेशन में प्रोडक्शन होगा ही नहीं या फिर वीकर प्रोडक्शन होगा, तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं हुआ ना, फिर तो हम क्राइसिस में आ जाएंगे, क्राइसिस में जिएंगे फिर। तो दैट्स व्हाई सस्टेनेबल और अनसस्टेनेबल डिफरेंस आपको क्रिएट हो गया होगा। एंड इट इज ऑल्सो अम्ब्रेला टर्म, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमी, सस्टेनेबल सोसाइटी, सस्टेनेबल एआई, जो भी यूज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी में आपका आ जाता है एक नेचुरल फार्मिंग, क्योंकि ये भी एक सस्टेनेबल है, क्योंकि इससे इन्वायरमेंट को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लैंड को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। ओके, एक है नेचुरल फार्मिंग और दूसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, थोड़ा सा अंतर है दोनों में, एक एक करके हम अंतर को, डिफरेंस को देखते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या कंटेक्स्ट है भाई? यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है लॉन्च ऑफ नेशन मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, एज ए स्टैंड अलोन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि इसको एक सेपरेट स्कीम का ही दर्जा दे दिया गया है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगा और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत ये स्कीम रन करेगी। क्या है स्कीम का नाम? नेशन मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ये ध्यान रखना है। ओके, पहले क्या था, ये सब स्कीम था किसका पार्ट? परंपरागत कृषि विकास योजना, इसके अंतर्गत आता था, अब इसको अलग कर दिया गया, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। ओके, और ये आप देख सकते हैं पहले इसको भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति भी कहते थे, लेकिन 2023-24 से इसको ये नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग का नाम दे दिया गया है और ये 6 साल के लिए चलाई जाएगी, 2019 से 25, ये 25 तो अभी आपका खत्म होगा और एक्सटेंड किया जाएगा बाद में, वो तो चलो बाद की बात है। यहाँ पर एम आपको ध्यान रखना है कि 12 लाख हेक्टेयर एरिया को कवर करने का टारगेट है
इन 600 मेजर ब्लॉक्स ऑफ द कंट्री एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिए जाएंगे। कितने का? 12,200 रुपये यानी कि 12,200 रुपीज पर हेक्टेयर 3 सालों के लिए फॉर क्लस्टर फॉर्मेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग रिलेटेड टू द ये नेचुरल फार्मिंग। किसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करवाई जाएगी? फार्मर से करवाई जाएगी, क्योंकि फार्मर जो है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में इंगेज है, तो उनको आइडिया नहीं रहता है, स्किल नहीं है, तो भाई ट्रांजिशन करवाना पड़ेगा ना। तो ये एक तो इंसेंटिव देंगे तो फार्मर ज़्यादा आकर्षित होंगे, ये चीज़ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया। बाकी ये देखिए आप कंपोनेंट दिए गए हैं, क्या कंपोनेंट है, सब पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जनरली पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होते हैं वो सही होते हैं, और ये आप जब पीवाई की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिए, नेचुरल फार्मिंग प्रमोट करो फॉर प्रोवाइडिंग सेफ एंड न्यूट्रिश फूड एज वेल एज इनपुट कॉस्ट फार्मर्स की जो लगती है कल्टिवेशन में वो कम हो सके। एक्सटर्नली परचेज इनपुट पर डिपेंडेंसी कम हो, तो कम होगा डिपेंडेंसी तो फिर फार्मर्स की इनकम वैसे बढ़ जाएगी। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन प्रोसीजर क्रिएट करो। इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर होना चाहिए जहाँ एनिमल हस्बेंड्री भी इंटीग्रेट हो। कलेक्ट, वैलिडेट एंड डॉक्यूमेंट नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, कि भाई जो प्रैक्टिसेस की जा रही है सब झूठ के नाम पर तो नहीं परोसा जा रहा है, तो वैलिडेट करना भी जरूरी होता है। बाकी नेचुरल फार्मिंग की कंसेप्ट की बात करें तो ध्यान रखना यहाँ पर केमिकल फ्री फार्मिंग है, पहली पॉइंट तो ये। और दूसरी बात है इनपुट की ज़रूरत बहुत ही मिनिमल पड़ती है। इनपुट में आपका क्या हो गया भाई? पानी हो गया, और पानी के साथ और जो कंपोनेंट्स होते हैं, सीड्स हो गए, है ना, तो वो सब इनपुट में आ जाते हैं। फिर क्लाइमेट रेजिलेंट फार्मिंग सिस्टम बेस्ड ऑन लाइव स्टॉक एंड लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखें। लाइव स्टॉक, ठीक है, लाइव स्टॉक मतलब जो आपके पालतू जानवर है, गाय भैंस हो गया, वो सब लाइव स्टॉक के अंतर्गत आते हैं। और कुछ कुछ स्टेट जो नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाइक आंध्र प्रदेश, आई थिंक आंध्र प्रदेश से तो शुरुआत हुई थी इसकी, शायद क्या तो नाम है जिन्होंने शुरुआत किया था, नाम पालेकर करके था शायद, है ना। फिर केरला, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ये सब है। बेनिफिट्स ये आपको ध्यान रखना है, क्या बेनिफिट होगा, तो पॉजिटिव चीज़ें आपको सुननी है यहाँ पर। यील्ड इंप्रूव होगा, सॉइल का माइक्रोबायोटा या फिर सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, हेल्दी माइक्रोइज्म, वो रिवाइटलाइज होंगे। सॉइल हेल्थ इंप्रूव होगा, सॉइल बायोलॉजी अच्छी होगी, एग्रो बायोडाइवर्सिटी इंप्रूव होगी। ये सब पॉजिटिव चीज़ें, और आपको एक बार पढ़ के जाना है, भले ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं बट पढ़ के जाना है। तो इसमें 4 कंपोनेंट्स आते हैं। एक तो बीज अमृत, बीज अमृत यानी जो सीड्स है ना उसको ट्रीट किया जाता है ना, ताकि उसमें कुछ भी अगर इम्प्योरिटीज या फिर कुछ इन्फेक्शन हो तो ना हो, या फिर इन्फेक्शन होने से रोका जा सके। तो उसको ट्रीट किया जाएगा कैसे? काउ डंग, यूरिन, लाइम बेस्ड फॉर्मुलेशन से, है ना। काउ डंग, काउ यूरिन, इन सबको सीड पर कोट किया जाता है, लगाया जाता है। तो ये हो गया बीज अमृत, बीज को अमृत बना दिया, ऐसे मानिए, ठीक है। फिर है जीव अमृत। जीव अमृत क्या है? ये बायोस्टिमुलेटेंट की तरह काम करते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को बढ़ाएगा। और जितना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी बढ़ेगी तो आप समझिए कि कन्वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट्स इनटू न्यूट्रिएंट्स फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लांट्स, वो सब अच्छी होगी। ये होता है आपका जीव अमृत, ठीक है। फिर है मल्चिंग। मल्चिंग में क्या करते हैं, जो सॉइल का सरफेस है, मान के ये सॉइल है, ठीक है, तो उस सॉइल के सरफेस को हम कवर कर देते हैं, जो आपके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट्स के, क्रॉप्स के, जैसे स्ट्रॉ हो गए, है ना, निबारी हम लोग कहते हैं, वैसे भूसा कहते हैं जो स्ट्रॉ होता है, तो उसको हम सॉइल पर बिछा देते हैं, ताकि ये जो है ना मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, तो लंबे समय तक मॉइस्चर बना रहे, ज़्यादा पानी देने की जरूरत नहीं पड़े। ये होता है आपका मल्चिंग, ठीक है। फिर है वापसा। इसमें क्या है? अर्थ वॉर्म्स जो सॉइल में मौजूद रहते हैं उसको और एक्टिवेट करना है फॉर वाटर वेपर कंडेंसेशन। फिर प्लांट प्रोटेक्शन, इसके लिए बायोलॉजिकल कोटेशंस स्प्रे करना है। केमिकल्स नहीं, याद रखना है, केमिकल नहीं है यहाँ पर क्योंकि नेचुरल है। बाकी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऑर्गेनिक वर्सेस नेचुरल फार्मिंग सिस्टम में क्या अंतर है। ऑर्गेनिक में क्या है, इसमें भी हम केमिकल फर्टिलाइजर तो नहीं यूज करते हैं, लेकिन जो आपके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, कंपोस्ट है, ठीक है, मैन्योर्स है, वो यूज किए जाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है, ऑफ फार्म परचेज्ड ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल इनपुट्स, जो भी हम जैसे बाहर से हमने ऑर्गेनिक कंपोस्ट लाया, खरीदा है ना, तो इनपुट को हम खरीदेंगे तो कॉस्ट वैसे बढ़ जाएगा इसमें, ओके। एंड इट रिक्वायर्स प्रैक्टिसेस लाइक प्लॉइंग, टिल्टिंग, मिक्सिंग ऑफ मैन्योर्स, वीडिंग, एंड इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि बाहर से हम इनपुट्स लेकर आ रहे हैं, और जो एक्टिविटीज है इसमें ज़्यादा करना पड़ रहा है फॉर प्लांट कल्टिवेशन। नेचुरल फार्मिंग में यहाँ पर एक्सटर्नल इनपुट्स यूज कर ही नहीं रहे, कैसे? क्योंकि भाई जो गाय है ना, तो काऊ के डंग, काऊ के यूरिन का ही इस्तेमाल करके सीड को ट्रीट कर रहे हैं। फिर आप देखिए जो बाई प्रोडक्ट बना
एग्रीकल्चर का, क्रॉप्स का, तो उसको हम फिर मल्चिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बाय प्रोडक्ट को यूज किया जा रहा है, फिर प्रोडक्शन की रेट किया जा रहा है, तो ऐसे चल रहा है साइक्लिकल वे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, मिनरल्स आर नॉट अलाउड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लो कॉस्ट है। बाकी अन्य इनिशिएटिव देख सकते हैं, टू प्रमोट द नेचुरल फार्मिंग, ये दिए गए हैं, यू हैव टू लुक वंस, ठीक है। वैसे तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक लाइन में दे दिया और आपको फिर क्वेश्चन दे दिया जाएगा, अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ा इसके डिटेल में जाना पड़ता है वैसे, ओके। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर बस एक लाइन में दिया है तो हाँ काम बन जाएगा, ऐसी चीज़ें नहीं चलती है, थोड़ा सा डिटेल में जाना होता है। जैसे PKVY, परंपरागत कृषि विकास योजना है ये, है ना। तो अब इसके थोड़ा डिटेल में आपको जाना पड़ेगा, ये अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंतर्गत कौन कौन कंपोनेंट आते हैं। ऐसा नहीं कि एक लाइन पढ़ और काम हो गया, ऐसा नहीं होता है, या तो छोड़ दीजिए या बढ़िया से पढ़ लीजिए, ये तरीका होता है। बाकी चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम, नाम से क्लियर हो रहा है, पेस्ट के सर्वेलेंस के लिए एक सिस्टम जो है तैयार किया गया है, और ये आपका AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है। कौन लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। दैट विल प्रमोट इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अब पेस्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए क्योंकि पेस्ट मैनेजमेंट में होता है कि हम पेस्ट को मैनेज कर रहे हैं। पता चला कि भाई एग्रीकल्चर है, फील्ड है, पूरा ही पेस्ट को मार देंगे, तो कोई कोई पेस्ट यह होता है ना, वो क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल होता है, पॉलिनेशन करवाने में, ठीक है, और न्यूट्रिएंट एक्सचेंज में, ठीक है, बहुत सारे चीज़ें करती हैं, तो इसलिए हम पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, कंप्लीट एलिमिनेशन नहीं करते हैं पेस्ट का, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ओके। तो क्या इसका एम है? एम याद रखना है कि जो फार्मर्स की डिपेंडेंसी है पेस्टिसाइड रिटेलर्स के ऊपर, जहाँ से फार्मर्स पेस्टिसाइड खरीदते हैं, ठीक है, उसकी डिपेंडेंसी कम करना है और साइंटिफिक अप्रोच इनकलकेट करना है फार्मर्स के बीच, ताकि वो पेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से कर सके और उनका कम से कम नुकसान हो और एनवायरनमेंट को भी एक हेल्थ बना रहे। कौन से एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है? बहुत सारे एजेंसी है इसमें, ना भी याद रखेंगे तब चलेगा। बाकी की फीचर्स आप देख सकते हैं, इसमें AI का इस्तेमाल किया गया, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया गया, मोबाइल ऐप भी है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल है, जो बायो पेस्टिसाइड्स जो है उसके इस्तेमाल करने की बात करता है। बायो का मतलब क्या हो गया? ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, ठीक है, तो इन्वायरमेंट को कम नुकसान करेगा। अब यही आपका केमिकल पेस्टिसाइड हो, केमिकल वाला, ठीक है, तो वो इन्वायरमेंट को नुकसान करेगा ही, साथ के साथ आप समझिए कि जो प्रोडक्ट्स हम यूज करेंगे, खाएंगे, वो हमारे शरीर को भी नुकसान करेगा, तो दोनों का भला होगा, इन्वायरमेंट का भी, हमारा भी, अगर हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं तो। कंपोनेंट्स क्या है इसमें? कल्चरल पेस्ट कंट्रोल है, कल्चर मतलब हैबिट के माध्यम से, जैसे क्रॉप रोटेशन कर लिया, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। फिर फिजिकल और मैकेनिकल कंट्रोल है, यानी फिजिकली हम जो है पेस्ट को हटा रहे हैं, चुन चुन के हटा रहे हैं, मुश्किल वाला काम होगा, पक्की बात है ये, ओके। इंसेक्ट के बिहेवियर को मॉनिटर कर रहे हैं, देन फर्दर विल टेक द एक्शन। फिर केमिकल कंट्रोल है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर ही देते हैं जब मेथड ऑफ लास्ट रिजोर्ट, जैसे RBI है ना, कि भाई सब जब बैंक समस्या में आ जाए तो RBI एक्टिवेट हो जाती है बचाने के लिए, वही चीज़ यहाँ पर भी। फिर एक बायोलॉजिकल कंट्रोल भी है। देन वी हैव द नेक्स्ट वन, फूड वेस्ट इंडेक्स। फूड वेस्ट इंडेक्स के बाद वी विल बी गोइंग टू अदर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, फिर मिसलेनियस टॉपिक में जाएंगे, एंड ज़्यादा नहीं है, फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो हो सकता है 1.5-2 घंटे का भी लेक्चर चला जाए, बस आपको स्थिर से सुनना है। सो फूड वेस्ट इंडेक्स क्या करेगा ये? भाई ये इंडेक्स जो है मॉनिटर करता है कि दुनिया भर में फूड वेस्ट कितने हो रहे हैं, कौन से देश से कितना हो रहा है, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है ये मेजर करने के लिए कि भाई एक तरफ भूखमरी है और दूसरी तरफ फूड की बर्बादी है। अब वो बर्बादी किसी भी कारण से हो सकती है, एक तो सप्लाई चेन में गड़बड़ी के कारण हो सकता है, या फिर कोल्ड स्टोरेज नहीं था, फसल बर्बाद हो गया, डिजास्टर हो गया तब भी बर्बाद हो गया, तो वो सब फैक्टर्स होते हैं। बाकी आप देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 लॉन्च किया है। ये अच्छे से ध्यान रखना है किसने लॉन्च किया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, नहीं तो आपको FAO दे देगा, आपको लगेगा कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ही इसे लॉन्च किया होगा, तो ये पॉइंट आपको अच्छे ध्यान रखना है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट फूड वेस्ट इंडेक्स, तो आप देखिए जो फूड वेस्ट होता है आइदर एट द रिटेलर लेवल और कंज्यूमर लेवल, कंज्यूमर में हाउस होल्ड फूड सर्विस वो सब आ जाते हैं, तो उसको मेजर करता है। और ये 2 indicators of the SDG goal, that is SDG 12.3.1 clause A and SDG 12.3.1 clause B, इस गोल को अचीव करने में सपोर्ट करता है, मतलब मेजरमेंट देता है ये। बाकी इसके फर्दर डिटेल में नहीं जाना है आपको, है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बारीक हो गया। कौन रिलीज करता है ये आपको ध्यान रखना है। की फाइंडिंग्स थोड़ा सा देख लीजिए कि जो हाउस होल्ड है अक्रॉस ऑल द कंटिनेंट्स वेस्टेड ओवर 1 बिलियन मील्स ए डे इन 2022, याद सोचने वाली बात है इस चीज़ को। 2022 में अकेले पर डे 1 बिलियन मील्स वेस्ट हुए हैं
पर डे की बात हो रही है, पर डे, पर ईयर नहीं, 1 बिलियन। एंड फूड वेस्ट के कारण भी आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, और 1 या 2% नहीं, 8 से 10% ये भी मायने करता है, ठीक है। क्योंकि जब चीज़ें सड़ती हैं, गलती हैं, तो फिर ऑर्गेनिक गैसेस रिलीज होती हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, कहाँ गया भाई, WRAP यानी कि वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम, क्योंकि इसके साथ मिलके UNEP ने लॉन्च किया है फूड वेस्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट को, ठीक है। तो ये आपका क्लाइमेट एक्शन एनजीओ है, ठीक है, यूके में स्टैब्लिश हुआ 2000 में, एंड इट वर्क्स टू टैकल द क्लाइमेट क्राइसिस एंड सस्टेनेबल फ्यूचर की बात करता है, और फूड वेस्ट को कम करने की ये बातें करता है, और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग ये सब भी होती है साथ में। तो सिंपली आप सब चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है, यही चीज़ आपको याद रखनी है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अदर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस विच इन यूज। उसके बाद हम मिसलेनियस में चलेंगे और थोड़ा सा ब्रेक भी लेंगे, ताकि आप थोड़ा सा चीज़ों को रिकॉल करने में एक हल्का सा महसूस करें, नहीं तो ओवरलोड ना हो जाए। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको ओवरलोड नहीं लग रही होगी, आसान से चीज़ें क्लियर हो रहा होगा आपका, ठीक है। पायरा क्रॉपिंग सिस्टम, ये क्या है भाई? तो एक तो क्रॉपिंग सिस्टम है, लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें ये करते हैं हम, जैसे आप समझिए कि एक खेत है, ठीक है, और इस खेत में हमने कुछ क्रॉप्स लगा रखे हैं, राइस के लगा रखे होंगे या वीट के लगा रखे होंगे, मान लीजिए राइस का ही लगा कर रखे हैं। अब ये हार्वेस्ट होने के समय में आ गया है, मान के चलिए हार्वेस्ट का डेट है, आज कौन सी तारीख हो गई, 16 फेब है ना, 16/7, मान के चलिए कि 28 फेब को हार्वेस्ट करने का समय है। तो 2 सप्ताह पहले हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ गैप होगा ना, वहाँ पर हम शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स लगा देंगे, जैसे मान के चलिए पल्सेस है या ऑयल सीड्स है। तो इससे हुआ क्या कि 2 सप्ते बाद वो तो हार्वेस्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो है, जो मैंने अभी शो किया है, तो धीरे धीरे ये ग्रोथ को पकड़ लेगा, और ये अर्ली हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाएगा, एज कम्पेयर कि हम इसको खाली करते, इसको हटाते, तब जाके इसे लगाते नए क्रॉप्स को, तो ज़्यादा टाइम होता, ठीक है, ये चीज़ होता है। तो पायरा क्रॉपिंग सिस्टम इज ए रिले मेथड ऑफ सोइंग शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस और ऑल सीड इन बिटवीन द स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। और इसमें आपका कोई इंटरवेंशन लाइक टिलेज, वीडिंग, इरिगेशन, फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो किया गया है ना। और कुछ कुछ जगहों पर प्रैक्टिस भी होती है, बिहार, ईस्टर्न यूपी, इन सब जगहों पर। बाकी ग्रीन मैन्योर की बात करें तो देखिए इसमें क्या है, मैन्योर का मतलब एक तो ये होता है कि आप यूज कर रहे हो फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स, है ना। केमिकल्स भी हो सकते हैं मैन्योर, या फिर ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, लेकिन ग्रीन का मतलब ये हुआ कि भाई हम वैसे प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं जो लेग्यूमिनस फैमिली से बिलोंग करती है, और लेग्यूमिनस फैमिली में ये एक सबसे खास बात होती है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ना। और तो ऐसे प्लांट्स को हमने ग्रो किया, फिर उसको सॉइल में हमने डाल दिया आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ, ओके, और इसको ग्रीन मैन्योर क्रॉप के रूप में ग्रो किया जाता है। एंड ये जो आपका धनचा है, जिसको नाम भी दिया गया है, ग्रीन मैन्योर का नाम है ये, तो इसको फिर फीडिंग द लाइव स्टॉक एंड सॉइल इंप्रूवमेंट के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि भाई ये लेगुमिनस फैमिली से है, तो सॉइल की हेल्थ को ये इंप्रूव कर देगा, ठीक है, लाइक सॉइल मॉइस्चर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाएगी, सॉइल लॉस कम करेगा बाय इरोजन, ये सब चीज़ें हैं। और ऑर्गेनिक मैटर तो ऐड होंगे इस सॉइल में, एंड इट विल ऑल्सो इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ सॉइल माइक्रोइज्म। फिर आप देखिए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, अभी हमने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात करी थी, ये न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है। तो हाल में एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किया गया बाय द ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च दैट रिवील्ड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो है वो सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखता है। एक तो ये कि हम बार बार कुछ कुछ एडिशन कर रहे हैं, फर्टिलाइजर दे रहे हैं, धीरे धीरे क्वालिटी गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन अगर हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते हैं तो फिर सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। क्या है भाई इसमें, तो सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने का तरीका है, एज वेल एज प्लांट को जो न्यूट्रिएंट सप्लाई देना है वो भी हो साथ में ऑप्टिमम लेवल पर, सो दैट प्रोडक्टिविटी भी सस्टेन रहे और सॉइल सबको भी नुकसान ज़्यादा ना हो, दैट इज द थिंग। बाकी सिग्निफिकेंस आप देख सकते हैं, सॉइल हेल्थ, फर्टिलिटी इंप्रूव करो, फूड सिक्योरिटी भी इनहेंस करता है, क्योंकि क्वालिटी अगर सॉइल की इंप्रूव हो रही है तो मोर प्रोडक्शन हो सकता है। बाकी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, PM नाम आप याद रखिए, तो प्रमोट सस्टेनेबल एंड बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, PM प्रणाम स्कीम है ना, प्रणाम।
प्रणाम। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस 4.5 टॉपिक। फिर आप देखिए एक मिसलेनियस का टॉपिक है, तो थोड़ा सा आप ब्रेक लीजिए। ब्रेक 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 1 सेकंड। हाँ हाँ, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है। आप भी थोड़ा सा फ्रेश होकर आइए, चाय वाय पानी पी के आइए आराम से, उसके बाद फिर से सुनिएगा, ओके। सो आफ्टर टेकिंग द ब्रेक ऑफ 5 मिनट, लेट्स कम टू द टॉपिक इलीगल सैंड माइनिंग। तो भाई एक तो सैंड माइनिंग है, यानी कि जो रिवर बेड होते हैं उससे सैंड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये तो आपको पता होगा। अब ये जब इलीगल तरीके से विदाउट वैलिड लाइसेंस और विदाउट वैलिड परमिशन जब किए जाते हैं तो इलीगल हो गया। इसी को हम बालू माफिया भी कहते हैं, है ना। और ये तो घटनाएं लगभग लगभग जहाँ पर भी रिवर्स हैं, चाहे आपके डिस्ट्रिक्ट में हो, कॉमन चीजें आपको दिखती है। डिस्पाइट द रॉन्ग्स इज विजिबल बट यू सीम्स कि भाई पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, अथॉरिटी एक्शन नहीं ले रहा है। ये चीजें आपने जरूर देखी होगी, सुनी होगी जरूर, ठीक है। तो कंटेक्स्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सैंड रिसोर्स के बारे में आपको समझना है क्योंकि इस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो आप देखिए वाटर जो कि सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्स है, दूसरे नंबर पर है आपका सैंड। सैंड का इस्तेमाल आपको पता है बिल्डिंग्स बनाने में, कंस्ट्रक्शन सब में यूज होती है ज्यादातर। और कहाँ से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो रिवर्स हो गया आपका, लेक्स और रिजर्वेयर से भी। कोस्टल या मेराइन सैंड ये काफी ज्यादा महीन होती है, ठीक है। अगर आप रिवर के सैंड को देखेंगे तो थोड़ा सा वो मोटा होता है, और जो कोस्टल सैंड होता है थोड़ा सा पतला होता है रिलेटिवली। क्यों, थोड़ा सा आप हमें जरूर बताएं। और अगर हम बात करें सैंड का क्या रेगुलेशन है, का नियम है इंडिया में, तो एक तो ये है कि जो मिनरल्स है ना सैंड, वो माइनर मिनरल्स के अंतर्गत आती है, अंडर द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MMDR एक्ट भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत मेजर मिनरल्स, माइनर मिनरल्स का कंसेप्ट होता है। मेजर मिनरल्स जैसे कोल हो गया तो वो मेजर मिनरल्स हो गया, आयरन हो गया मेजर मिनरल्स हो गया, बट सैंड जो है वो माइनर मिनरल्स है। और इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। और कुछ कुछ कॉमन जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप हमें ये देख सकते हैं, सीमेंट है तो क्या है, ये माइनर है मेजर है, ठीक है। लाइमस्टोन है मेजर है माइनर है, थोड़ा सा आपको जरूर याद रखना चाहिए। तो जो माइनर मिनरल्स होते हैं ना, उसको स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। वो किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करने का नियम कानून होगा, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और मेजर मिनरल्स में सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे आप देख सकते हैं आयरन वाला, उसको एक्सट्रैक्ट करना है तो भाई क्या प्रोसेस होगा ऑक्शन का, ये सब कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी अगर सैंड माइनिंग एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सैंड माइनिंग की जाती है, तो क्या इंपैक्ट होगा, बायोडाइवर्सिटी को लॉस होगा, जो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी है, हाइड्रोलॉजिकल फंक्शंस डिस्टर्ब होगी, वाटर टेबल लो हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। क्यों होगा थोड़ा आप हमें बताइए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सट्रीम इवेंट्स भी आ सकती है, लाइक फ्लड आया तो भाई वहाँ पर इंक्रोचमेंट हो गया तो काफ़ी ज़्यादा पानी वहाँ पर आ जाएगा, और उसके कारण जो है नुकसान इंसानों का ज़्यादा होगा। क्या की मेजर्स लिए गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिया गया है आपको सस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट गाइडलाइंस 2016 सप्लीमेंटेड बाय इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस फॉर सैंड माइनिंग 2020। सैंड माइनिंग फ्रेमवर्क कौन रिलीज किया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। मैन्युफैक्चर्ड सैंड है आपका एम सैंड। तो एम सैंड का मतलब क्या, हम आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे बड़े बड़े पत्थर हो गए उसको तोड़कर क्रश करके हम सैंड बना रहे हैं, तो वो भी एक तरीका है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है एम सैंड का मतलब क्या होता है। तो वी हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ दिस, नाउ वी आर कमिंग टू द अदर इंपॉर्टेंट न्यूज, जिसमें आपका पहला है इको मार्क। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इको मार्क रूल्स 2024 नोटिफाई किए हैं, ओके। तो जो रूल्स नोटिफाई किया गया है, इसके अंतर्गत क्या क्राइटेरिया है, तो ये उस प्रोडक्ट को दिया जाएगा जिसके पास लाइसेंस या सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी है, which follows Indian standards that has been granted under Bureau of Indian Standards Act और mandate of the quality control orders that fulfill the criteria, तो उसको मिलेगा। और इस रूल्स के अनुसार जो इको मार्क है वो उन प्रोडक्ट्स को दिए जाएंगे जो स्पेसिफाइड इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, कि हाँ भाई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो, नुकसान कम हो रहा है, वो सब पूरा क्राइटेरिया होता है, तो उसके डिटेल में नहीं जाना होता है आपको। और देख सकते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो जो मैन्युफैक्चरर्स है वो अप्लाई करेंगे इको मार्क के लिए थ्रू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, 3 साल के लिए वैलिड होगा। ओवरसाइट एंड इंप्लीमेंटेशन स्टेयरिंग कमेटी करेगी, विच इज हेडेड बाय एनवायरमेंट सेक्रेटरी नॉट द मिनिस्टर। अदर इन्वायरमेंटल सर्टिफिकेशन इनिशिएटिव का इंडिया में तो देख सकते हैं इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम है, जो वॉलंटरी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन देता है टू प्रमोट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। वैसे एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है आप जरूर हमें बताएं। और इसके अंतर्गत आपका फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये सब चीजें आती हैं। इट प्रोवाइड्स मार्केट इंसेंटिव्स टू द वेरियस एंटिटीज एज वेल। बाकी इथेनॉल 100 की बात करें तो इथेनॉल 100, तो ब्लेंडिंग समझना पड़ेगा पहले आपको। ब्लेंडिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करें तो इसका मतलब इथेनॉल को हम गैसोलीन में या फिर पेट्रोल में मिक्स करते हैं तो ब्लेंडिंग कहलाती है। अगर हम 20% इथेनॉल मिक्स कर रहे हैं तो E20 कहलाएगा। अगर हम
90% एंड एबव इथेनॉल मिक्स कर रहे हैं, तो वो हो गया इथेनॉल 100, यानी कि मोस्टली आपका इथेनॉल फ्यूल ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है इथेनॉल 100, ये ध्यान रखना है। तो कभी पूछ देगा E20, E30, E100, समटाइम्स इन न्यूज क्या है, इट इज रिलेटेड टू इथेनॉल ब्लेंडिंग इन द पेट्रोल और द फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीनर अल्टरनेटिव है टू द गैसोलीन पेट्रोल को ही कहते हैं। एंड इसमें आप देख सकते हैं 92 से 95 94% इथेनॉल है। बाकी आप देख सकते हैं मोटर स्प्लिट होता है टू प्रोवाइड कलर टू द फ्लेम, ये सब चीज़ें। एंड इसकी ऑक्टेन नंबर हाई होती है इन द रेंज ऑफ 100 to 105, दैट मीन्स आइडियल फॉर द हाई परफॉर्मेंस इंजन, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, फिर आपका रीटैप। तो कंटेक्स्ट ये है कि फर्स्ट वर्चुअल ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग रीटैप की हुई है बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडियन यूएसए। रीटैप जो है आपका, तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पर नहीं दिया गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इट्स रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये ध्यान रखना, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म। ओके, और ये इंडिया और यूएस के द्वारा मिलकर अनाउंस किया गया 2023 में अंडर द स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। रिन्यूएबल एनर्जी भाई क्लीन एनर्जी आ ही जाता है यहाँ पर। और अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की, तो ये 2021 में लॉन्च हुआ था, विच इज ऑल्सो कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन इंडिया एंड यूएस, सो दैट क्लीन एनर्जी की दिशा में हम आगे बढ़े, इनोवेशन सबको भी इनकॉर्पोरेट करें, सो दैट वी मूव टुवर्ड्स एफिशिएंसी इन द रिन्यूएबल। ओके, तो आप देख सकते हैं ये आपका ग्रीन, क्लीन, हाइड्रोजन, विंड एनर्जी, इन सब पर फोकस करेगा क्योंकि रिन्यूएबल के अंतर्गत वही सब आते हैं। एंड द वर्क इज गाइडेड बाय 5 थीम्स, जहाँ पर R&D है, पायलट एंड टेस्टिंग है, ये सब चीज़ें हैं। बाकी अगर हम बात करें बायो CNG की, तो कंटेक्स्ट ये है कि इंदौर के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, दिस कॉर्पोरेशन प्रोड्यूसिंग 17,000 किलोग्राम ऑफ बायो CNG, या फिर सिंपली कहें बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एवरी डे फ्रॉम एशिया लार्जेस्ट म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट फैसिलिटी। तो अगर पूछ लिया जाए एशिया का लार्जेस्ट म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट फैसिलिटी कहाँ पर है, तो भाई आपका इंदौर में है या फिर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब आ गया CNG, उसमें बायो जोड़ दो, बायो मतलब ऑर्गेनिक हो जाता है, तो हो गया बायो CNG, है ना। CNG वैसे होता है जो नेचुरल गैस होता है उसको कंप्रेस जब कर दिए जाते हैं तो वो CNG होता है, और बायो मतलब ऑर्गेनिक कंपोनेंट जब ऐड कर दिए जाते हैं तो बायो हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इट इज द प्योरिफाइड एंड कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ बायोगैस, है ना। बायोगैस मतलब सारे गरे जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उससे आपका वो निकलता है जो गैस, उसको कंप्रेस करके बनाया जाता है, और इसमें मोस्टली आपका मीथेन कंटेंट होता है, ये ध्यान रखना। बायो CNG मोस्टली आपका मीथेन कंटेंट ही होता है, और इट इज फॉर्म्ड आफ्टर कंप्रेसिंग द बायोगैस। ओके, और इसको लॉन्च किया गया था 2022 में अंडर द गोवर्धन इनिशिएटिव। और गोवर्धन इनिशिएटिव में सिंपल सी चीज़ है भाई, ऑर्गेनिक वेस्ट जो है ना उसको वेल्थ में कन्वर्ट करो, वेस्ट टू वेल्थ। तो वेस्ट टू वेल्थ इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल कि हम जो है सस्टेनेबल की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि गंदगी है जो पहले यूटिलाइज नहीं किया जाता था उसको अब हम यूटिलाइज कर रहे हैं फ्यूल्स में। ओके, बाकी अगर हम बात करें गोवर्धन इनिशिएटिव की, तो जो कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट है, तो आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, एंड इसके अंतर्गत बायोडिग्रेडेबल्स या ऑर्गेनिक वेस्ट जो है उसको वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट करो, सच एज बायोगैस, कंप्रेस बायोगैस, ऑर्गेनिक मैन्यूर, एंड टू प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी। और आपको हमें बताना है कि सर्कुलर इकोनॉमी मतलब क्या होता है। ओके, सो आफ्टर डिस्कसिंग दैट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, सुपर हाइड्रोफिक कैटलिस्ट। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। कैटलिस्ट मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन को फास्ट कर देगा वो कैटलिस्ट कहलाता है। अब सुपर हाइड्रोफिक का मतलब क्या हुआ, मतलब वो जो वाटर लविंग नहीं है, हाइड्रोफिक मतलब जो डरता है वाटर से, वो होता है हाइड्रोफिक। ठीक है, तो कंटेक्स्ट यही है कि जो साइंटिस्ट के कुछ ग्रुप है उन्होंने सुपर हाइड्रोफोबिक, यानी कि वो कैटलिस्ट जो वाटर रिपेलेंट है, वाटर से आकर्षित नहीं होते हैं, वो कैटलिस्ट डेवलप किया है। और इससे बेनिफिट ये होगा कि बायोडीजल को प्रोड्यूस करने में जो खर्च आता है ना, तो इस कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके कॉस्ट में कमी आ सकती है। तो ये जो सुपर हाइड्रोफोबिक कैटलिस्ट है, इट डिराइव फ्रॉम बायोमास, और ये इको फ्रेंडली भी है और काफ़ी भारी मात्रा में मौजूद है, रीयूजेबल भी और अफोर्डेबल भी है, ध्यान रखना है, रीयूजेबल, अफोर्डेबल। एंड अब देखिए, it can provide sustainable method for biomass waste disposal and expand the utility of biochar as an alternative to the graphene। और यहाँ ग्राफीन का नाम आया है, तो आपको थोड़ा सा ग्राफीन के बारे में 5-6 डिटेल्स जरूर जान लेनी चाहिए। बाकी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग,
बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। तो कंटेक्स्ट ये है कि कुछ रिपोर्ट एनालाइज करने के बाद ये पता चल रहा है कि कंपनी किस तरीके से जो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आपका मैंडेटरी डिस्क्लोजर मैकेनिज्म है, यानी कि जो कंपनी जो उनको डिस्क्लोजर करना ही पड़ेगा, खासकर फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 23, और इट इज़ नॉट फॉर ऑल द कंपनी बट टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी जो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन रखते हैं, है ना, कि उनका जो परफॉर्मेंस है कि कितना बेहतर कर रहे हैं परफॉर्मेंस इन्वायरमेंट को लेकर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर या गवर्नेंस को लेकर। तो ESG के एस्पेक्ट्स में उनको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा ताकि पता चले कि भाई हाँ, आप सिर्फ बातें नहीं कर रहे हो बल्कि आप सच में एक्शन ले रहे हो, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो या फिर सोशल एक्शन भी ले रहे हो। जैसे सोशल एक्शन मतलब मान के चलिए कि कुछ हेल्प कर दिया फाइनेंशियली या फिर कुछ स्कूल खुलवा दिया, तो ये सब होते हैं। ठीक है, गवर्नेंस मतलब नेपोटिज्म नहीं हो रहा है वहाँ पर और आप सबको स्पेस दे रहे हो, अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, कंपनी को फॉलो करना पड़ता है आपको नहीं, और वो भी टॉप लेवल है कंपनी को। तो इससे क्या होगा, कंप्लायंस बढ़ेगी, कंसिस्टेंसी, कम्युनिकेशन अराउंड नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, ये सब भी होगा। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। बाकी आप देखिए एक रिलेटेड न्यूज है 2024 कॉर्पोरेट क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉनिटर रिपोर्ट, और ये रिलीज किसके द्वारा किया गया, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट इन कोलैबोरेशन विद कार्बन मार्केट वॉच। आई थिंक कार्बन मार्केट वॉच के बारे में भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो ये इंडिपेंडेंट नॉट फॉर प्रॉफिट वॉच डॉग है। वॉच डॉग का मतलब निगरानी रखने वाला, ठीक है, एज वेल एज रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विद यूनिक एक्सपर्टीज इन कार्बन प्राइसिंग। अब कार्बन प्राइसिंग क्या है ये आप बताइए हमें, क्योंकि ये सब टर्म्स को ले लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी चलते हैं क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल, देन वी हैव द बायोमास ब्रिक्विटीज, देन परिवेश पोर्टल, देन वी विल बी शिफ्टिंग टू द ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तो अगर हम बात करें क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स की, तो समझिए कि ये ऐसे मिनरल्स हैं जो एनर्जी ट्रांजिशन में बेहद ही महत्वपूर्ण रोल रखते हैं। ठीक है, जैसे आप समझिए कि दीज मिनरल्स आर नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट, प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड स्टोर द रिन्यूएबल एनर्जी। दैट्स व्हाई इट्स क्रिटिकल। क्रिटिकल मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें रेयर अर्थ मेटल्स, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, ये सब आ जाएंगे। डेफिनेशन आपको अच्छे से याद रखना है, और इसका डिमांड बढ़ेगा क्योंकि आने वाले समय में रिन्यूएबल्स की कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं, तो भाई कंपोनेंट सब तो यूज होंगे ना, तो ये चीज़ें हैं। देन वी हैव द बायोमास ब्रिक्विटेज। तो ये जो बायोमास ब्रिक्विटेज है, इट इज इमर्जिंग एज अल्टरनेटिव फ्यूल फॉर द पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सेक्टर। ठीक है, अभी इसके जगह पर क्या यूज होता है, बायोमास पैलेट्स। मतलब बायोमास पैलेट आप समझिए कि जो बायोमास है ना, उसको पैलेट्स के रूप में यूज किए जाते हैं। पैलेट्स आप समझिए कि पत्थर टाइप का वो है बायोमास कंटेंट और सॉलिड में, तो उसको कहीं कहीं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए थर्मल प्लांट सब में भी यूज कर दिए जाते हैं, क्योंकि भाई एग्रीकल्चर से बहुत सारे सोर्सेज से बायोमास प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बायोमास ब्रिकेट्स की, तो ये आपका ऑर्गेनिक मटेरियल्स का एक कम्पैक्ट ब्लॉक, मतलब सॉलिड ब्लॉक आप कह लीजिए। लाइक इसमें एग्रीकल्चर रेसिड्यू मिक्स होंगे, फॉरेस्ट्री वेस्ट होंगे, वेस्ट बायोमास होंगे। और ब्रिक्विटिंग प्रोसेस क्या होता है इसमें, डेंसिफिकेशन ऑफ बायोमास, मतलब बायोमास को थोड़ा सा डेंस बनाया जाता है ताकि इसकी क्वालिटी में इंप्रूव हो और उसको फिर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यूज किया जा सके। कार्बन न्यूट्रल होते हैं, याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है, अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि दे रिलीज नो एडिशनल CO2 व्हेन बर्न्ड। क्योंकि ऑलरेडी जो है ये बायोमास ने कार्बन डाइऑक्साइड जब ये एक्चुअल लिविंग था तो ऑब्जॉर्व उतना किया था। अब क्या है, जब ये जलेगा तो वो वापस उतना ही रिटर्न करेगा ना, तो वो हो गया न्यूट्रल, है ना। न्यूट्रलिटी तब टूटती है ना जब जितना था उससे ज़्यादा रिलीज कर रहे हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल बर्न करे तो एटमॉस्फेयर में जितना कार्बन डाइऑक्साइड है उससे परसेंटेज को ज़्यादा इंक्रीज करेगा ना फॉसिल फ्यूल, दैट्स व्हाई वो न्यूट्रल नहीं होता है। देन वी हैव द परिवेश पोर्टल। तो परिवेश पोर्टल इज सिंपली स्टैंडिंग फॉर प्रोएक्टिव एंड रेस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरेक्टिव एंड वर्चुअस एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब। लंबा चौड़ा नाम है, आपको ऑब्जेक्टिव याद रखना है। परिवेश पोर्टल सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है, यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोस्टल रेगुलेशन जोन से रिलेटेड जो भी क्लियरेंस चाहिए, भाई कोई प्रोजेक्ट लाना है कोस्टल एरियाज पर क्लियरेंस लेनी है, तो कहाँ से जा करेंगे आप, या तो आप दफ्तर में जाओगे, नहीं तो परिवेश पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हो। और ये भी आप मॉनिटर कर सकते हो कि भाई क्लियरेंस हुआ कि नहीं, कहाँ पहुंचा, फाइल क्या है। तो इससे आपका ट्रांसपेरेंसी आएगी, करप्शन कम होगी, टेबल के नीचे पैसे नहीं दिए जाएंगे, है ना, क्योंकि ऑनलाइन होगा। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स होते हैं। ये इट्स अ पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस इन द एनवायरमेंट। ठीक है,
सो वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ दिस, नाउ वी आर मूविंग टू ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज। ये हल्का हल्का ये सिंपल है। देन वी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर, यूएन सस्टेनेबल सॉल्यूशन नेटवर्क, इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब, वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल एंड इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद आपका खत्म है डिजास्टर मैनेजमेंट। वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, लगभग अभी आपका 2 घंटे तो ऐसे ही होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो भाई ये जो अलायंस है ना, वो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर स्टार्ट किया था 2015 में, 2015 में। और आप याद करिए कि जो 2015 था वो वही वर्ष था जब यूनाइटेड नेशन पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था, COP21, जहाँ से पेरिस एग्रीमेंट निकल कर आया था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब कंटेक्स्ट ये है कि अर्मीनिया 104th कंट्री बन गई है टू ज्वाइन दिस ISA। ये आपको अच्छे से याद रखना है। 103rd कौन था, 100 कौन था, ये थोड़ा सा आपको रिकॉल करना है। हालांकि 100 वाला तो नहीं पूछेगा, लेकिन 104 103rd पूछ सकता है, क्योंकि 1-1.5 साल पहले का भी करंट अफेयर पूछा जाता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई दुनिया भर में आप देखिए कहीं ना कहीं सनराइज होते रहता है। जैसे अभी इंडिया में अगर शाम है तो फिर आप समझिए कि मिडिल ईस्ट में जाएंगे या फिर अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पर आपको धूप उगता हुआ दिखेगा। टाइम जोन अलग अलग है सबका। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि द सन नेवर सेट्स। तो इसी प्रिंसिपल पर क्या है कि भाई अगर हर जगह कहीं ना कहीं सन है ही, एनर्जी वो दे ही रहा है, सप्लाई दे ही रहा है, तो क्यों ना हम इंटीग्रेटेड ग्रिड डेवलप कर लें, ताकि सोलर एनर्जी के पोटेंशियल को हम कैप्चर कर सके अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स। तो इससे ग्लोबल लेवल पर एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी। तो सिंपल सा यही चीज़ था, है ना। एफिशिएंट यूज ऑफ सोलर एनर्जी फैसिलिटेट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स, फोस्टर कॉपरेशन टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। अच्छी अच्छी बातें जो है, एड्रेसिंग एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज फाइनली, है ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर हम बात करें, इट इज गाइडेड बाय टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी, और टुवर्ड्स 1000 में आपका यही है कि भाई $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज करना इन सोलर एनर्जी बाय 2030, एज वेल एज डिलीवरिंग एनर्जी एक्सेसिबिलिटी टू 1000 मिलियन पीपल। 1000 मिलियन का मतलब हो गया 100 करोड़ पीपल यूजिंग क्लीन एनर्जी सोल्यूशन, अलॉन्ग विथ 1000 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल करना है। ये भी एक टारगेट है। ये ग्लोबल लेवल की बात हो रही है वैसे। एंड जो ग्लोबल सोलर इमिशन है उसको कम करना है 1000 मिलियन टन ऑफ CO2 एवरी ईयर। ओके, ये 4 चीज़ याद रखनी है आपको। 104 मेंबर्स हो गए, मैंने आपको बता ही दिया, जिसने रेटिफाई भी किया, साइन भी किया है। और कौन एलिजिबल है, तो जितने भी UN मेंबर्स हैं ना वो एलिजिबल हैं। याद रखना, ऐसा नहीं कि एक्सेप्शन है। कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट दिया जाएगा, ऑल UN मेंबर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस ISA, तो आपको लगेगा भाई ऑल वाला है तो गलत हो जाएगा। नहीं, आजकल UPSC पे ट्रिक खेल रही है, तो चीज़ें आपको समझनी है। वैसे की इनिशिएटिव्स इन्हीं के अंतर्गत जो प्रोग्राम, ये ध्यान रखना है, ISA ने ही प्रोग्राम लॉन्च किया है। एक है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो भी रीजनल ग्रिड्स हैं, ग्रिड्स मतलब आप देखते हैं कि एनर्जी ट्रांसमिट करने वाले जो पोल लगे हुए होते हैं खेतों में, बड़े बड़े पोल ऐसे करके लगे रहते हैं, कनेक्टेड होते हैं, वो सब ग्रिड कहलाते हैं। तो डिफरेंट रीजनल ग्रिड्स को कॉमन ग्रिड से कनेक्ट कर दो। फिर वी हैव द स्टारशिप प्रोग्राम, देन वी हैव द ग्लोबल सोलर फैसिलिटी, देन मेगा सोलर फैसिलिटी, और भी है, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट बस। बाकी रिपोर्ट इंडिसेस आप देख सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग सोलर 2020, सोलर इन्वेस्टमेंट रोड मैप, बट ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है ना। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही काट रहे हैं सर, नहीं, बेस्ड ऑन द एनालिसिस उस आधार पर। बाकी आप पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, नो इश्यू, बट कोस्ट बेनिफिट आपका बहुत ही कम होगा। देन वी हैव द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। हाँ, इसका हेडक्वार्टर मैंने बताना आपको भूल गया, हरियाणा, इंडिया में। ठीक है, आपको स्विट्जरलैंड दे देगा, गड़बड़ नहीं करना है। देन वी हैव द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विद इन द OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर्स का पेरिस, फ्रांस में है, और ये 1974 में स्टैब्लिश हुआ था टू इंश्योर कि जो 1973 में ऑयल क्राइसिस हुआ था ना, ऑयल की सप्लाई एकदम से कम हो गई थी, जिसके कारण इन्फ्लेशन हो गया था ऑयल के प्राइसेस में। तो भाई ऐसा क्राइसिस फिर से ना आ जाए, उसको सिक्योर करने के लिए, इंश्योर करने के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को गठित किया गया था 1974 में। 73 के बाद 74। ठीक है, तो आप देखिए 32 मेंबर्स है और 13 एसोसिएट मेंबर्स है। और इंडिया का स्टेटस क्या है, तो इंडिया एसोसिएट मेंबर है, मेंबर नहीं एसोसिएट मेंबर है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और मेंबर बनना है तो आपको, यानी उस देश को OECD का मेंबर होना पड़ेगा, along with the capacity to hold crude reserve for 90 days of the previous year's import। ठीक है, 90 डेज का क्रूड ऑयल रिजर्व होना चाहिए। और दूसरा आपका OECD का मेंबरशिप, इंडिया OECD का मेंबर नहीं है। ठीक है,
तो पहला कंडीशन ही खत्म हो गया, तो इंडिया एसोसिएट मेंबर है। बाकी रिपोर्ट आप देख सकते हैं, वर्ल्ड एनर्जी रिपोर्ट, इससे कुछ फाइंडिंग्स है बट जाना नहीं है, बुलाने का बट जाने का नहीं। उसके बाद ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये भी है, बस इतना ही याद रखना है, बुलाती है बट जाने का नहीं। बाकी यहाँ पर देखिए ग्लोबल EV आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट 2024 रिपोर्ट। वैसे रिपोर्ट के लिए ना आप इतना दिमाग मत लगाएं, रिपोर्ट की PDF आती है ना, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कंपाइल करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि ऐसे में ना इंटीग्रेशन डिफरेंट होगा, इसलिए इसको एक साथ रिपोर्ट को पढ़ना है तो वो बेटर होगा आपके लिए। ओके, देन वी हैव द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी, यहाँ पर जो बना था वो ओil क्राइसिस के कारण बना था। यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, और इसका आप देख सकते हैं हेडक्वार्टर अबू धाबी है, एंड ग्लोबल इंटरगवर्नमेंटल एजेंसी है, और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करता है। तो इसकी जेनेसिस की बात करें तो इसकी शुरुआत मतलब 1981 में कि भाई ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी होना चाहिए रिन्यूएबल्स को प्रमोट करने के लिए। तो इस पर डिस्कशन आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हुआ था 1981 में, जो कि नैरोबी कीनिया में हुआ था। फिर बाद में आपका 2009 में ये रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी बना, जर्मनी बोन, ठीक है, मतलब बोन सिटी है जर्मनी में वहाँ पर, और 75 स्टेट्स ने साइन किया IRENA स्टैट्यूट को एट दैट टाइम। अभी देखिए 168 कंट्री मेंबर्स हो गए और इंडिया भी मेंबर है, ठीक है। फंक्शन आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल कॉपरेशन करना एनर्जी ट्रांजिशन में, सब चीज़ें। बाकी वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ फाइंडिंग्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर कुछ अन्य रिपोर्ट्स आप देखिए, यहाँ पर दिया गया है रिन्यूएबल एनर्जी फॉर एग्रीकल्चर, बट वही मैंने आपको सजेशन दिया है कि ऐसे मत याद करें इसे। फिर नाउ वी आर मूविंग टू द यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में UN-देशा कहते हैं। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल कॉपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक, सोशल या फिर एनवायरमेंटल इश्यूज पर, है ना। ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक सोशल इश्यूज सब चलते रहते हैं, तो इंटरनेशनल कॉपरेशन मेंबर्स को एक साथ लाते हैं इन सब मुद्दों पर। हालांकि कहने की बातें हैं लेकिन एक्चुअल में होती नहीं है, आपको पता है इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कहाँ कुछ समाधान होता है। बाकी इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है, और 1948 में स्टैब्लिश हुआ था टू प्रमोट इंटरनेशनल कॉपरेशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इशू, ये मैंने बता दिया। ऑब्जेक्टिव देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है बाय प्रोवाइडिंग पॉलिसी एनालिसिस, कैपेसिटी बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन की इनिशिएटिव्स भी है, बट याद नहीं रखना है। मेंबरशिप में देखिए 193 मेंबर्स इसमें है, इंडिया भी मेंबर्स है। तो ऑल यानी कि ऑल द UN मेंबर्स इज द मेंबर ऑफ UN-देशा। रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका दिया गया है। देन वी हैव द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जो आपका SDG रिपोर्ट रिलीज करता है, वही है आपका, इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, इट्स अ बॉडी अंडर द यूनाइटेड नेशन एंड इट सपोर्ट्स द 2030 एजेंडा, कि भाई SDG को हासिल करना है, उसके लिए पूरा एनालिसिस रिपोर्ट सब ये प्रोवाइड करता है। इसकी शुरुआत एस्टेब्लिशमेंट 2012 में हुई थी, एंड आप देख सकते हैं ग्लोबल एक्सपर्टीज को एक साथ लाना है फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन, लोकल, नेशनल, ग्लोबल लेवल पर। और मेंबरशिप आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन आया है, 2000 मेंबर इंस्टीट्यूशन है ये, इसमें यूनिवर्सिटीज के भी एक्सपर्ट शामिल है। एंड फंक्शंस आप देख सकते हैं, पॉलिसी एडवाइस, रिसर्च करना, कोलैबोरेशन अक्रॉस द सेक्टर। तो ये आपका फंड नहीं प्रोवाइड करता है, ये ध्यान रखना है, फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करता है, पॉलिसी एडवाइस, रिसर्च एनालिसिस सबका काम करता है। की इनिशिएटिव देख सकते हैं, यूथ सॉल्यूशन प्रोग्राम है, SDG नेटवर्क्स है, और भी है, कुछ रिपोर्ट्स हैं यहाँ दिए गए हैं। देन वी हैव द इंटरनेशनल एनर्जी इफिशिएंसी हब, ठीक है। तो ये जो आपका एनर्जी इफिशिएंसी हब है, नाम से क्लियर हो रहा है कि एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है काम करता है। और अभी न्यूज में ये इसलिए है क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि भाई हम जो है इसका मेंबर बनेंगे, उसके लिए कैबिनेट ने अप्रूव किया है, ठीक है, बना नहीं है, बन जाएगा। तो ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है टू फोस्टर कोलैबोरेशन एंड प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड, 2020 में एस्टैब्लिश हुआ था। एंड ये जो है रिप्लेस किया इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी को। उस समय इंडिया मेंबर था इसका, जब ये बॉडी थी ना तब मेंबर था, लेकिन जब ये इसमें चेंज हो गई तो इंडिया मेंबरशिप नहीं है इसका, अभी फिलहाल अप्रूवल दे दिया गया है, बन जाएगा। मेंबर्स अभी फिलहाल 16 है, और मैंडेट आप देख सकते हैं वही हो गया, दोबारा एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा है। फिर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसको डेजिग्नेट किया गया एज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर दिस हब, यानी कि इसको ड्यूटी दी गई है एनर्जी एफिशिएंसी प्रमोट करने की, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को। और जहाँ तक ये है तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में 4-5 पॉइंट्स आपको हमें डिटेल से बताना है। नाउ वी आर मूविंग टू वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल। तो कंटेक्स्ट ये है कि 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस विच वाज को-होस्टेड बाय वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल, वो कंक्लूड हुई है रोटरडैम आपका नीदरलैंड में। तो इसकी शुरुआत
1923 में हो गई थी और ये यूएन एक्रीडेटेड नॉट फॉर प्रॉफिट ग्लोबल एनर्जी बॉडी है। मिशन क्या है? क्लीन अफोर्डेबल रिलायबल एनर्जी को प्रमोट करो हेल्दी प्लानट बनाने के लिए। हेडक्वार्टर लंदन यूके में है और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। और देख सकते हैं मोर देन 2000 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें पब्लिक प्राइवेट एकेडमिक सेक्टर ये सब शामिल होते हैं। ठीक है, दैट इज द पॉइंट। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट वन, इंटरनेशनल राइस रिसोर्स इंस्टीट्यूट साउथ एशिया रीजनल सेंटर। तो ये ध्यान रखना, एक तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लेकिन यहाँ पर साउथ एशिया रीजनल सेंटर की बात हो रही है। तो साउथ एशिया रीजनल सेंटर का हेडक्वार्टर वाराणसी में, ठीक है, लेकिन जो आपका इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कंटेक्स्ट क्या है? तो ये जो आपका साउथ एशिया रीजनल सेंटर वाला ब्रांच है मार्क्स सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट बियॉन्ड इट्स हेडक्वार्टर इन द फिलीपींस, क्योंकि फिलीपींस में था, अब ये वाराणसी में भी हो गया। और ये आपका 2018 में स्टेब्लिश हुआ था थ्रू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड दिस इंस्टीट्यूट। और इसका काम क्या है? IRRI का, पॉवर्टी को रिड्यूस करो, हंगर को रिड्यूस करो, राइस में रिसर्च करके राइस की पैदावार कैसे बनाई जाए, है ना, वैराइटीज न्यूट्रिशन क्वालिटी कैसे बनाई जाए, इन सब में काम करके। और इसके लिए जो आपका इंडिया की ब्रांच जो है वो बेस्ट एग्रो इकोनॉमिक यानी कि एग्रो एग्रीकल्चर प्लस इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस प्रमोट कर रही है, लाइक ड्राई सीडेड राइस एंड अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई। ओके, तो ये चीज़ें। और आप हमें बताइए ड्राई सीडेड राइस का कंसेप्ट क्या होता है? सो इस तरीके से हमने लगभग 1 घंटे 40 मिनट के आसपास में कंप्लीट किया है अपना जो मेजर पोर्शन है। अब देखिए लगभग आपके पास 35 पेज के आसपास होंगे, तो वो भी जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि आई हैव लिमिटेड टाइम, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बट कोशिश है कि जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। तो कैसा लगा आपको हमारा इनिशिएटिव जरूर बताएं एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। एंड ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे इफ यू आर वाचिंग इन द डे एंड हैव ए नाइस नाइट इफ यू आर वाचिंग इन द नाइट। थैंक यू।